हाँ जी दोस्तों, क्या हाल है, क्या हाल है, क्या हाल है। आई होप यू आर ऑल डूइंग रियली रियली वेल। दोस्तों, फटाफट एक बार चैट में बताओ क्या तुम लोगों को मेरी आवाज आ रही है, और बस मेरे को एक सेकंड देना। हाँ जी सर। फटाफट बताइए क्या तुम लोगों को मेरी आवाज आ रही है, क्या ऑडियो वीडियो क्लियर है, ताकि मैं आज की क्लास शुरू कर सकूं। फटाफट बताइए। परफेक्ट। ऑलराइट दोस्तों, वी आर गोइंग टू बिगिन आवर टुडेस क्लास। मेरी बात एकदम ध्यान से सुनना दोस्तों। हम लोग क्या करने वाले हैं सर? हम लोग आज की क्लास में करने वाले हैं पूरा पूरा रिवीजन हमारे चैप्टर का, जिसका नाम है बहुत ही प्यारा, जिसका नाम है अकाउंट्स ऑफ कंपनीज। प्लीज मेरी बात एकदम ध्यान से जो है सुनते जाइएगा, और सारी चीजें एक एक करके समझते जाइएगा। चैप्टर बड़ा है, वेटेज एग्जाम में 8 से 10 नंबर तक का आता है, तो हम लोगों को एक से एक छोटी छोटी चीज समझनी पड़ेगी। दोस्तों मेरी बात एकदम ध्यान से सुनना। सर हमको ये नोट्स कहाँ से मिलेंगे? अगर आप नीचे जाकर के डिस्क्रिप्शन में देखेंगे तो आपको ये एक लिंक मिलेगा, जहां पे ये नोट्स आपको बहुत रीजनेबल प्राइस में मिल जाएगा। अगर आपको लगता है नहीं भैया मेरे को नहीं देने इतने भी पैसे, तो आप आसपास जाकर के कहीं फोटो कॉपी भी करा लेंगे तो चल जाएगा, पर आपके पास ये नोट्स हो वो मेरे लिए बहुत जरूरी है। प्लीज मेरी बात ध्यान से सुनिए। दोस्तों, क्या करने वाले हैं सर? हम लोग शुरू करेंगे फुल एनर्जी में रिवीजन। और हम लोग ये जो 11 सेक्शन है, इनको पूरा का पूरा 11-12 सेक्शन जो है, इनको पूरा का पूरा रिवाइज करेंगे। सर ये चैप्टर जो है, जिसका नाम है अकाउंट्स ऑफ कंपनीज, ये शुरू होता है सेक्शन नंबर 128 से, और ये जाके खत्म कहां पे होता है? 138 पे। सर इसकी स्पीड रिवीजन, रिवीजन की जो रिवीजन क्या होता है, रिवीजन की जो स्पीड है वो थोड़ी ज्यादा रहेगी आप लोगों के लिए, ताकि आप पहले रिवीजन में इससे कॉन्सेप्ट सीखे, और दूसरे रिवीजन में आपकी जो पेस होगी ना, ये उसके साथ मैच करके चलेगा। पर आपको सब समझ आएगा, ये मेरी गारंटी है। आराम से मेरी बात सुनते जाइए। दोस्तों शुरू करते हैं अकाउंट्स ऑफ कंपनी, सेक्शन नंबर 128 और 129 क्या कहते हैं सर? 128 बात करते हैं बुक्स ऑफ अकाउंट्स के बारे में, 129 बात करते हैं फाइनेंशियल स्टेटमेंट के बारे में। 128 क्या कहते हैं बुक्स ऑफ अकाउंट्स के बारे में, ये पढ़ने के पहले हम लोग एक बार बुक्स ऑफ अकाउंट्स का डेफिनेशन समझ लेते हैं। पहले बताओ सर, फाइनेंशियल स्टेटमेंट क्या है, बुक्स ऑफ अकाउंट्स क्या है? सर बुक्स ऑफ अकाउंट्स जो है, उसके डेफिनेशन में आते हैं चार चीजें। पहला, आपका असेट्स एंड लाइबिलिटीज, सेल्स एंड परचेज, सम्स ऑफ मनी एक्सपेंडेड एंड स्पेंड रिसीव्ड, और उसके बाद आइटम्स ऑफ कॉस्ट अंडर सेक्शन 148। मतलब सर ये सारे रॉ बैलेंस शीट, पीएनएल और कैश फ्लो स्टेटमेंट हो गए। बैलेंस शीट की जगह असेट एंड लाइबिलिटी लिखा, पीएनएल की जगह सेल्स एंड परचेज लिखा, और कैश फ्लो स्टेटमेंट की जगह इन्होंने सम्स ऑफ मनी रिसीव्ड एंड एक्सपेंडेड लिखा, और साथ में आइटम्स ऑफ कॉस्ट अंडर सेक्शन 148। उसके बाद दोस्तों, फाइनेंशियल स्टेटमेंट क्या होता है सर? सर फाइनेंशियल स्टेटमेंट का मतलब है, उसमें 5 चीजें आती है: बैलेंस शीट, पीएनएल, कैश फ्लो, स्टेटमेंट ऑफ चेंजेस इन इक्विटी, एंड एनी अदर एक्सप्लेनेटरी नोट्स। ये 5 चीजें आती है। पर दोस्तों जब हम कैश फ्लो स्टेटमेंट की बात करते हैं ना, मेरी बात ध्यान से सुनना, 4 कंपनीज के लिए वो मैंडेटरी नहीं है। पहला 1% कंपनी, स्मॉल कंपनी, और तीसरा डॉर्मेंट कंपनी, और उसके अलावा मेरे को बताओ प्राइवेट कंपनी विच में बी रजिस्टर्ड एज अ स्टार्टअप, उनके लिए क्या फाइनेंशियल स्टेटमेंट जो है वो, अब कैश फ्लो स्टेटमेंट जो है वो इतना मैंडेटरी नहीं है। उसके बाद दोस्तों आ जाते हैं बुक्स एंड पेपर्स, या बुक्स और पेपर में। दोस्तों बुक्स एंड पेपर क्या होता है? आपके बुक्स एंड पेपर में आता है बुक्स ऑफ अकाउंट्स, जो ऊपर आपने पढ़ा वो आ जाता है। उसके अलावा डीड्स, वाउचर्स, राइटिंग्स, डॉक्यूमेंट्स, मिनट्स और रजिस्टर्स, ये सारी चीजें भी आती है। दोस्तों तो मैं इसको याद कैसे करवाया था मैंने आपको? वॉर्म डीवीडी। डब्ल्यू क्या हो गया? राइटिंग्स, काउंट्स, रजिस्टर्स, मिनट्स, डीड्स, वाउचर, डॉक्यूमेंट्स, ये सारी चीजें आपके बुक्स एंड पेपर में आ जाती है। नॉट दैट वेरी इंपॉर्टेंट डेफिनेशन, पर फाइनेंशियल स्टेटमेंट का डेफिनेशन इंपॉर्टेंट है, जो हमने चैप्टर 1 डेफिनेशंस के साथ कवर कर लिया था। अब दोस्तों सेक्शन नंबर 128, जिसमें क्वेश्चन नंबर 1 और 1A है। रुक जाओ, पहले मेरे को मेरे फैन की स्पीड बढ़ाने दो। हाँ जी, सुनिए। हाँ जी सर। क्या कहा मैंने? मैंने आपसे कहा सेक्शन नंबर 128 जो बात करता है आपके बुक्स ऑफ अकाउंट्स के बारे में। मेरी बात एकदम ध्यान से सुनना। सर बुक्स ऑफ अकाउंट्स जो है, यू विल हैव टू प्रिपेयर एंड कीप योर बुक्स ऑफ अकाउंट्स। सर प्रिपेयर और कीप की बात करने वाले कहां रखोगे? पहले तो ये बताओ। सर हम इसको अपने रजिस्टर्ड ऑफिस में रखेंगे। क्या रजिस्टर्ड ऑफिस के अलावा भी कहीं रख सकते हैं? जी हाँ सर, आप रजिस्टर्ड ऑफिस के अलावा भी कहीं रख सकते हो, पर मेरी बात ध्यान से सुनना। सर आप इंडिया के अंदर जहां चाहे बुक्स ऑफ अकाउंट्स रखो, पर जब भी आप रजिस्टर्ड ऑफिस के अलावा कोई और जगह सिलेक्ट करोगे, तो आपको वो जगह चुनते ही आरओसी को बताना पड़ेगा 7 दिन के अंदर अंदर, इन द फॉर्म AOC 5, और साथ में फुल एड्रेस देना पड़ेगा कि कहां रखा हुआ है हमारा बुक्स ऑफ अकाउंट। तो मान लो से मेरा रजिस्टर्ड ऑफिस मुंबई में, तो मैं मुंबई में रख सकता हूं, किसी को बताने की कोई जरूरत नहीं है। पर अगर मैं मुंबई की जगह मैंने बोला गोवा लेके चलता हूं, तो आप ले जा सकते हो, लेकिन आपको AOC 5 भर के आरओसी को बताना पड़ेगा कि गोवा में एग्जैक्टली कहां पे रखा हुआ है।
सर अगर मैंने सोचा नहीं नहीं गोवा में मन नहीं करेगा थाईलैंड ले चलता हूं, ले जा सकते हो? नहीं सर, आप सिर्फ इंडिया के अंदर ही रख सकते हो, इंडिया के बाहर नहीं ले जा सकते हो। अब सर ये जो बुक्स ऑफ अकाउंट्स है इसमें आप क्या डालोगे? द बुक्स ऑफ अकाउंट्स विल शो ट्रू एंड फेयर व्यू ऑफ द स्टेट ऑफ अफेयर्स, आपके कंपनी की हालत का ट्रू एंड फेयर व्यू दिखाएगा। और साथ में सर ये बुक्स ऑफ अकाउंट्स जो है आप कैश बेसिस पे रखोगे कि अक्रूवल? बताना जरा राजा, कैश की अक्रूवल? बोलो बोलो, कैश की अक्रूवल? सर अक्रूवल बेसिस पे डबल एंट्री सिस्टम मार के रखोगे, अक्रूवल बेसिस पे डबल एंट्री सिस्टम मार के रखोगे। सर ये आपका 128 है जो बेसिकली बोलता है बुक्स ऑफ अकाउंट्स मेंटेन करो। पर सर मेरे को एक बात बताओ, क्या बुक्स ऑफ अकाउंट्स में इलेक्ट्रॉनिकली भी मेंटेन कर सकता हूं? क्या मैं बुक्स ऑफ अकाउंट्स इलेक्ट्रॉनिकली भी मेंटेन कर सकता हूं? जी हाँ सर, बुक्स ऑफ अकाउंट्स आप इलेक्ट्रॉनिकली भी मेंटेन कर सकते हो। मेरी बात ध्यान से सुनना सर, उसको मेंटेन करने का तरीका क्या होगा आपको याद रखना पड़ेगा। कुछ कीवर्ड जो मैंने आपको बताए, अगर आप इलेक्ट्रॉनिकली यानी कि मान लो टैली में, एसएपी में, कहीं और रख रहे हो। एसएपी क्या है सर? एक सॉफ्टवेयर है। एग्जाम में क्वेश्चन आ सकता है, व्हाट आर द कंडीशंस टू बी कंप्लाइड व्हेन बुक्स ऑफ अकाउंट्स आर केप्ट इलेक्ट्रॉनिकली? फर्स्ट ऑफ ऑल याद करो, ए एक्सेसिबल, इट शुड बी एक्सेसिबल एट ऑल द टाइम्स, जब भी आप चाहो आप उसको एक्सेस कर सकते हो। उसके बाद सर आपका जो अकाउंटिंग सॉफ्टवेयर है उसके कुछ फीचर्स होंगे। क्या फीचर होगा सर अकाउंटिंग सॉफ्टवेयर का? उस अकाउंटिंग सॉफ्टवेयर के फीचर्स ये होंगे कि आप उसमें ऑडिट ट्रेल रिकॉर्ड कर सकते हो। दूसरा, ऑडिट ट्रेल को डिसेबल नहीं कर सकते। और तीसरा सर, आप उसमें एक एडिट लॉग क्रिएट कर सकते हो ऑफ द चेंजेस मेड, जितने भी उसमें चेंजेस होंगे उसका एक एडिट लॉग क्रिएट हो रहा है। दोस्तों अगर ये तीनों कंडीशन उस सॉफ्टवेयर का फीचर होना चाहिए, और ये कब से? विद इफेक्ट फ्रॉम 1 अप्रैल 2023। मतलब अब तो ये पुरानी बात हो गई सर, ये फीचर्स आपके सॉफ्टवेयर में होने चाहिए। सर सबसे पहला एक्सेसिबल होना चाहिए, दूसरा सॉफ्टवेयर में 3 फीचर होने चाहिए, ऑडिट ट्रेल रिकॉर्ड कर सके, ऑडिट ट्रेल डिसेबल नहीं कर सके, और एडिट लॉग मेंटेन करता हो। तीसरा दोस्तों मेरे साथ याद करते चलो वरना कोई मतलब ही नहीं है। सर तीसरा क्या है? रिटेन द बुक्स ऑफ अकाउंट शैल बी रिटेन कंप्लीटली इन द ओरिजिनल फॉर्मेट एंड अनऑल्टर्ड फॉर्मेट, मतलब बहुत ज्यादा आप उसमें छेड़छाड़ नहीं करोगे। चौथा सर, सिमिलरली जो ब्रांच का भी इंफॉर्मेशन होगा वो भी आप बहुत ज्यादा ऑल्टर नहीं करोगे, ओरिजिनल फॉर्मेट में मेंटेन करोगे। पॉइंट 3 और 4 बोलते हैं ओरिजिनल फॉर्मेट में रिटेन करो। पांचवा, इट शुड बी इन लेजिबल फॉर्म, लेजिबल फॉर्म मतलब पढ़ने लायक होना चाहिए। छठा, इट देयर शुड बी अ प्रॉपर सिस्टम फॉर स्टोरेज, रिट्रीवल, डिस्प्ले और प्रिंट आउट। सर स्टोर करने के लिए, रिट्रीव करने के लिए, डेटा आप स्टोर कर रहे हो, जब चाहे उसको रिट्रीव कर रहे हो, रिट्रीव करके डिस्प्ले कर रहे हो, प्रिंट आउट कर रहे हो, ये सारी सुविधा होने चाहिए। सर किसके? जो इलेक्ट्रो अकाउंटिंग सॉफ्टवेयर आप यूज कर रहे हो, टैली दिमाग में डाल के चलो, आपको सारी चीजें जमती जाएगी। उसके बाद मैंने ये कहा, द रिकॉर्ड शुड नॉट बी डिस्पोज्ड और रेंडर्ड अनयूजेबल, आप उसको डिस्पोज नहीं करोगे जब तक लॉ में अलाउड ना हो। उसके बाद दोस्तों, जो भी आपका सॉफ्टवेयर है अगर उसका सर्वर मान लो बाहर है, तो एक उसका बैकअप आपको इंडिया में रखना पड़ेगा उस सर्वर पे जो इंडिया में लोकेटेड है ऑन अ डेली बेसिस। मान लो सर आपका सॉफ्टवेयर चाइना में, और चाइना के साथ हमारे कभी टर्म्स खराब हो गए तो उसने अपने सर्वर का एक्सेस ब्लॉक कर दिया, तो मेरा डेटा गायब नहीं होना चाहिए, उसका डेली बैकअप मेरा इंडिया में आना चाहिए ताकि हम सेफ रहे। और लास्ट में सुनो, आप आरओसी को ना कुछ चीजें बता देना एनुअल बेसिस पे, साल साल में एक बार बता देना। पहला, सर्विस प्रोवाइडर का नाम क्या है, उसका इंटरनेट प्रोटोकॉल क्या है, आईपी एड्रेस क्या है, उसके अलावा लोकेशन क्या है, और अगर बुक्स क्लाउड में मेंटेन होते हैं। अरे सर तो दिक्कत है ना, बारिश होएगा तो गीला हो जाएगा ना। ए क्लाउड मतलब वो बादल वाला क्लाउड नहीं है, क्लाउड मतलब जो क्लाउड में सर्वर होते हैं, अगर बुक्स जो है वो क्लाउड में मेंटेन है, सच एड्रेस एज प्रोवाइडेड बाय द सर्विस प्रोवाइडर, जो भी एड्रेस सर्विस प्रोवाइडर ने दिया है वो आपको क्या करना पड़ेगा, आपको देना पड़ेगा। किसको? आरओसी को। मतलब आंटी को ये भी जानना है किधर रखा है, कहां रखा, किसके पास रखा है, सब जानना है आंटी को। पर सर आप उनको बता देना, आंटी मतलब कौन? अपने पड़ोस वाली आंटी सर, आरओसी। सर ये सारी चीजें आपके अकाउंटिंग सॉफ्टवेयर की खूबी है। मेरी बात सुनो सर, अगर आप इलेक्ट्रॉनिकली बुक्स ऑफ अकाउंट्स मेंटेन करना चाहते हो, करना, कोई दिक्कत ही नहीं है। तो कुछ मेरी बातें, मेरे शर्त मंजूर कर ले। एक पहला, पहला, इट शुड बी एक्सेसिबल एट ऑल द टाइम्स। दूसरा, फीचर्स क्या होंगे? ऑडिट ट्रेल रिकॉर्ड होता है, डिसेबल नहीं कर सकते, एडिट लॉग मेंटेन कर रहे हो। तीसरा, सर आप पूरा का पूरा ओरिजिनल फॉर्मेट में रिटेन करोगे, ऑल्टर नहीं करोगे। चौथा भी वही है। पांचवा, लेजिबल फॉर्म में होना चाहिए। छठा, स्टोरेज, रिट्रीवल, डिस्प्ले और प्रिंट आउट का फीचर होना चाहिए। आप उसको डिस्पोज नहीं करोगे या रेंडर अनयूजेबल नहीं करोगे। इट शुड बी फिजिकली लोकेटेड इन इंडिया ऑन अ डेली बेसिस, मतलब हर एक डेटा का बैकअप इंडिया में लोगे। और उसके बाद लास्ट में मैंने बोला आरओसी को ये सारी चीजें बता देना। अरे ओ राजा, ये क्या है? ये आपका 128 में इलेक्ट्रॉनिकली मेंटेन करने की बात करता है। सर एग्जाम में आ सकता है, आएगा ना, 4 नंबर का क्वेश्चन दिखेगा राजा। क्या दिखेगा? आप 4 नंबर का क्वेश्चन दिखेगा इसमें। सर मैं वापस से कल जो बच्चे नहीं थे उनके लिए डिस्क्लेमर दे दूं राजा, ये ग्रीन टी है, ग्लास देख के बहक मत जाना, मैं थक जाऊंगा डिस्क्लेमर देते देते। पर हर वीडियो में बताना पड़ेगा 2 चीज, एक तो नोट्स का लिंक डिस्क्रिप्शन में मिलेगा और तीसरा ये दूसरा ग्रीन टी है।
सर एक और बात तीसरी भी है, थोड़ी देर में बताऊंगा। सुनो सर, आगे बढ़ते हैं, मेरी बात ध्यान से सुनना, इधर देखो। सर आपने क्या बोला, बुक्स ऑफ अकाउंट्स कहां पे मेंटेन करने का, इंडिया में मेंटेन करने का। पर अगर मेरा एक ब्रांच है जो किधर और तो भी है, कोई कुछ छोटे से गांव में, या ब्रांच इंडिया के बाहर है, तो उनका बुक्स ऑफ अकाउंट्स भी इधर मेंटेन करें क्या, कि उधर करते तो चलता है। लॉ ने बोला बुक्स ऑफ अकाउंट्स अगर ब्रांच का ब्रांच में मेंटेन करे ना तो भी चलता है। सर मेरी बात सुनो, इट विल बी इनफ, इट विल बी डीम्ड कंप्लायंस ऑफ दिस सेक्शन अगर बुक्स ऑफ अकाउंट्स आप उस ऑफिस में मेंटेन करते हो। पर इंपॉर्टेंट ये है, पीरियोडिकल समराइज रिटर्न आते रहना चाहिए। वो ब्रांच तुमको समय समय पे समराइज रिटर्न भेज रहा होना चाहिए। पीरियोडिकल समराइज रिटर्न शुड बी सेंट ओवर बाय द ब्रांच। सर ये बहुत इंपॉर्टेंट है। अब मेरी बात ध्यान से सुनना सर, आपको बरोबर रिटर्न आ रहे हैं। उसके बाद मैंने क्या कहा, सर बुक्स ऑफ अकाउंट्स का इंस्पेक्शन हो सकते हैं क्या, बिल्कुल। सर बुक्स ऑफ अकाउंट्स कहां रखे होंगे, या तो इंडिया में रखे होंगे। सर इंडिया में रखे होंगे तो क्या करोगे आप जब भी रजिस्टर्ड ऑफिस में जाओ, बिजनेस और आवर्स के दौरान जाओ और आप इंस्पेक्शन कर लेना। सर सुनो, बुक्स ऑफ अकाउंट्स को ना शेयर होल्डर इंस्पेक्ट नहीं कर सकते, डायरेक्टर कर सकते हैं। क्यों सर, शेयर होल्डर का हक फाइनेंशियल स्टेटमेंट पे है, बुक्स ऑफ अकाउंट्स पे नहीं है। बुक्स ऑफ अकाउंट्स पे हक अपने डायरेक्टर का है बस, तो वो इंस्पेक्ट कर सकता है रजिस्टर्ड ऑफिस में जाकर के, या जहां पे भी बुक्स रखा है वहां जाकर के बिजनेस आवर्स के दौरान। सर अगर बुक्स इंडिया के बाहर रखा है, एक सेकंड सर, अभी आपने बोला ना बुक्स इंडिया के बाहर नहीं हो सकता, बुक्स इंडिया के बाहर कैसे हो गया। अभी मैंने ये भी तो बोला कि अगर ब्रांच है इंडिया के बाहर तो वहां बुक्स ऑफ अकाउंट्स रखेगा तो भी चल जाएगा, बस पीरियोडिकल रिटर्न्स भेजते रहना। तो उन बुक्स ऑफ अकाउंट्स को अगर इंस्पेक्ट करना है तो कैसे करेगा, डायरेक्टर रिक्वेस्ट देगा कंपनी को कि मेरे को क्या क्या इंस्पेक्ट करना है, कंपनी उसको 15 दिन के अंदर वहां से मंगवा के देगी, और एक बार आ जाए तो उसके बाद डायरेक्ट या उसके पावर ऑफ अटॉर्नी में कोई इंसान जा करके इंस्पेक्ट कर सकता है। क्या कहा मैंने, सर डायरेक्टर रिक्वेस्ट करेगा, कंपनी को बताएगा क्या क्या चाहिए, कंपनी 15 दिन के अंदर वो डेटा मंगवा के देगी, और फिर डायरेक्टर खुद, सर एंड नॉट बाई, सर अच्छा डायरेक्टर खुद से जाएगा, वो अपने पावर ऑफ अटॉर्नी के थ्रू नहीं जा सकता। मतलब तू खुद देखने जा, ऐसे नहीं अपने दोस्त को बोल दिया जा तू देखा मेरा मन भर जाएगा, तुमको खुद को जाना पड़ेगा बुक्स ऑफ अकाउंट्स इंस्पेक्ट करने। ओए नालायको, बुक्स ऑफ अकाउंट्स इंस्पेक्ट करने आपको खुद से जाना पड़ेगा। अब दोस्तों मेरी एक बात बताओ मेरे को, सर अगर मेरी कोई अगर एक होल्डिंग कंपनी है और एक सब्सिडरी कंपनी है, होल्डिंग कंपनी का डायरेक्टर सब्सिडरी कंपनी का देखना चाहता है, क्या वो इंस्पेक्ट कर सकता है। होल्डिंग कंपनी का डायरेक्टर सब्सिडरी कंपनी का देखना चाहता है, क्या वो इंस्पेक्ट कर सकता है। हाँ, अगर होल्डिंग कंपनी का जो पूरा बोर्ड ऑफ डायरेक्टर है वो उस इंसान को ऑथराइज करे तभी जाके वो सब्सिडरी के बुक्स इंस्पेक्ट कर सकता है। मतलब सर अगर रिलायंस इंडस्ट्री है और उसकी सब्सिडरी है रिलायंस जियो, और अगर एक डायरेक्टर है जो रिलायंस जियो का बुक्स ऑफ अकाउंट्स देखना चाहता है, तो सर उसके लिए रिलायंस इंडस्ट्रीज को के पूरे बोर्ड ऑफ डायरेक्टर को ऑथराइज करना पड़ेगा इस इंसान को कि जा राजा जी ले अपनी जिंदगी, तभी जाके वो अपने रिलायंस जियो का बुक्स ऑफ अकाउंट्स देख सकता है। सर आगे बढ़ते हैं, मेरी बात ध्यान से सुनना। सर जब भी इंस्पेक्शन हो रहा है ना, तो जितने भी कंपनी के ऑफिसर्स और एम्प्लॉई है उनको अपना सपोर्ट एक्सटेंड करना पड़ेगा, उनको क्या देना पड़ेगा, सपोर्ट देना पड़ेगा। अब मेरे को बताओ सर, बुक्स ऑफ अकाउंट्स कितने साल तक मेंटेन करते हो आप, उसको मेंटेन करते हो 8 फाइनेंशियल ईयर के लिए, जिस फाइनेंशियल ईयर से पर्टेन करता है उसके बाद 8 साल तक के लिए। लेकिन सुनो, अगर सेंट्रल गवर्नमेंट ने इन्वेस्टिगेशन किया और उसमें ऑर्डर किया कि लंबे समय के लिए रखना पड़ेगा, तो आपको फिर लंबे समय के लिए भी रखना पड़ सकता है। पर जनरली कितने साल के लिए, 8 साल के लिए आपको अच्छे कंडीशन में बुक्स ऑफ अकाउंट्स रखना पड़ता है। सर लॉ किस तरीके से लिखता है पता है, जिस साल आप खड़े हो उस समय आपके पास पिछले 8 साल के बुक्स ऑफ अकाउंट्स होने चाहिए, ऐसा लॉ में लिखा हुआ है। अब सर मेरे को बताओ, बुक्स ऑफ अकाउंट्स नहीं बनाया तो क्या उखाड़ लोगे। सर पहले तो बताओ किसका उखाड़ोगे, पहले बताओ रिस्पॉन्सिबिलिटी किसकी है। सर रिस्पॉन्सिबिलिटी है एमडी, होल टाइम डायरेक्टर इन चार्ज ऑफ फाइनेंस, मैनेजिंग डायरेक्टर, होल टाइम डायरेक्टर इन चार्ज ऑफ फाइनेंस, सीएफओ, सीएफओ के बाद कौन हो गया, एनी अदर पर्सन ड्यूली ऑथराइज्ड बाय द बोर्ड, एनी अदर पर्सन ड्यूली ऑथराइज्ड बाय द बोर्ड। सर ये 4 लोग बुक्स ऑफ अकाउंट्स के लिए रिस्पॉन्सिबल है। अगर नहीं मेंटेन किया ना, फाइन लगेगा 50,000 से 5 लाख रुपए तक का। जेल नहीं लिखा है सर, 50,000 से 5 लाख तक का फाइन लगेगा, क्योंकि बुक्स ऑफ अकाउंट्स की बात है ना, इंटरनल डॉक्यूमेंट है। और सिमिलरली सर ये आपका पूरा का पूरा प्रोविजन हो गया बुक्स ऑफ अकाउंट्स का। क्या कहा सर, पूरा का पूरा प्रोविजन हो गया, बोलो किसका प्रोविजन हो गया सर, ये बुक्स ऑफ अकाउंट्स का प्रोविजन हो गया। कृतिका के अलावा कोई और पढ़ रहा है क्या, कृतिका के अलावा कोई और पढ़ भी रहा है क्या चैट पे। हाँ चलो सर, उसके बाद मैंने क्या कहा, सेक्शन नंबर 129 बात करते हैं फाइनेंशियल स्टेटमेंट के बारे में। अरे ओ राजा, फाइनेंशियल स्टेटमेंट क्या होता है सर। फाइनेंशियल स्टेटमेंट सबसे पहले तो समझना, जब भी फाइनेंशियल स्टेटमेंट आए तो 2 चीजें समझना। एक तो वो ट्रू एंड फेयर व्यू देता है आपके कंपनी के अफेयर्स का, वो सेम चीज तो बुक्स ऑफ अकाउंट्स में भी था। पर फाइनेंशियल स्टेटमेंट 2 चीजों को मिला के बनता है, एक तो अकाउंटिंग स्टैंडर्ड और आपका
एक आपका अकाउंटिंग स्टैंडर्ड और एक शेड्यूल 3 के हिसाब से। अकाउंटिंग स्टैंडर्ड और शेड्यूल 3 दोनों के कंप्लायंस में आप क्या बनाना, फाइनेंशियल स्टेटमेंट बनाना। अब दोस्तों लेकिन मेरी बात सुनो, आपके 4 कंपनीज के केस में, इंश्योरेंस कंपनी, बैंकिंग कंपनी, इलेक्ट्रिसिटी कंपनी या स्पेशल एक्ट वाली कंपनी, इन चारों के केस में आपको फाइनेंशियल स्टेटमेंट का प्रोविजन अप्लाई नहीं करेगा। अब सर फाइनेंशियल स्टेटमेंट बना के क्या करोगे, आप अपने एजीएम में रखना, आप अपने एजीएम में रखना, शेयर होल्डर के पास आप अपने एजीएम में रखना। पर सर मेरे को एक बात बताओ, क्या स्टैंड अलोन फाइनेंशियल स्टेटमेंट से काम चल जाएगा? नहीं सर, आपको कंसोलिडेटेड भी बनाना पड़ेगा। और यहां पे आप लोगों को अपने एक नोट्स में अमेंडमेंट करना पड़ सकता है। यहां पे लिखा है वन और मोर सब्सिडरी और एसोसिएट, ये अमेंडमेंट आपको नोट्स में करना पड़ सकता है। सर क्या लिखा है नोट्स में, मेरी बात सुनो, अगर एक कंपनी का किसको कंसोलिडेशन करना पड़ेगा, पहले आपके नोट्स में सिर्फ वन और मोर सब्सिडरीज लिखा था। मेरी बात ध्यान से सुनो, अगर एक कंपनी के एक या एक से ज्यादा सब्सिडरी है या एक या एक से ज्यादा एसोसिएट है, तो उस केस में उस कंपनी को बनाना पड़ेगा कंसोलिडेटेड फाइनेंशियल स्टेटमेंट और उसको भी एजीएम में रखना पड़ेगा। सर अगर एक या एक से ज्यादा सब्सिडरी है या एक या एक से ज्यादा एसोसिएट है, अब दोस्तों मेरी बात ध्यान से सुनो, जब आप अपना कंसोलिडेटेड फाइनेंशियल स्टेटमेंट बना रहे हो तो आप हर एक कंपनी का सेपरेट फाइनेंशियल स्टेटमेंट तो नहीं दे सकते, इसलिए आपको एक स्टेटमेंट ऑफ सैलिएंट फीचर्स बनाना पड़ेगा। जितने भी आपके सब्सिडरीज, एसोसिएट्स और जॉइंट वेंचर है, उनका स्टेटमेंट ऑफ सैलिएंट फीचर बनाना पड़ेगा इन द फॉर्म एओसी 1। आप स्टेटमेंट ऑफ सैलिएंट फीचर्स बनाओगे। सर सैलिएंट फीचर्स मतलब क्या भैया, टर्नओवर बता दे, एक्सपेंसेस बता दे, प्रॉफिट बता दे, टैक्स बता दे, मतलब बड़े बड़े अमाउंट जो है ना वो बता दे सारे सब्सिडरी, एसोसिएट और जॉइंट वेंचर के, ताकि आराम से पढ़ सके। ये क्या होता है सर, ये आपका एओसी 1 फॉर्मेट में होता है। आप सीएफएस बना रहे हो, पर सर मेरे को बताओ सीएफएस कैसे बनाओगे? सेम चीज सर, सीएफएस भी बनाओगे ना शेड्यूल 3, और आपको अकाउंटिंग स्टैंडर्ड का कंप्लायंस करना पड़ेगा। सर कभी कभी ना अकाउंटिंग स्टैंडर्ड आपको सीएफएस बनाने से माफ कर देता है, कंपनीज एक्ट माफ नहीं करता है। उस समय अगर आप सीएफएस बना रहे हो ना, तो सिर्फ शेड्यूल 3 का कंप्लायंस कर लोगे तो भी चल जाएगा। क्या कहा मैंने, वैसे तो आप शेड्यूल 3 और एएस दोनों का कंप्लायंस करते हो, पर एएस ने अगर सीएफएस बनाने से माफी कर दी, आप सिर्फ शेड्यूल 3 का कंप्लायंस करोगे तो भी चल जाएगा। आगे सुनो सर मेरी बात, मेरे को एक बात बताओ, वैसे तो सीएफएस हर केस में बनाना पड़ता है, पर अगर 3 कंडीशन मीट हो जाए ना, तो आपको सीएफएस नहीं बनाना पड़ेगा। सबसे पहला कंडीशन सर, आप जो हो ना, आपने अपने नॉन अपने अपने मेंबर्स का अप्रूवल ले, आप 3 कंडीशन मीट हो जाए तो आप सीएफएस नहीं बनाओगे। कौन से केस में सर, आपने अपने मेंबर्स का अप्रूवल ले लिया कि हम सीएफएस नहीं बनाएंगे, तुमको चलेगा क्या? दूसरा, आप लिस्टेड कंपनी नहीं हो या लिस्टिंग के प्रोसेस में नहीं हो, और तीसरा, जो आपकी अल्टीमेट होल्डिंग कंपनी है ना, वो क्या बना रही है, वो बना रही है आप लोगों का सीएफएस। तो उस केस में आपको सीएफएस बनाने की जरूरत नहीं है। क्या मतलब सर, मेरी बात ध्यान से सुनना। सर ये रिलायंस इंडस्ट्री है, इसके नीचे रिलायंस जियो है, और इसके नीचे कौन है, रिलायंस ओटीटी है। हम बात कर रहे हैं रिलायंस जियो जो है, उसको भी तो कंसोलिडेटेड फाइनेंशियल स्टेटमेंट बनाना पड़ेगा ना। क्यों? क्योंकि उसकी एक सब्सिडरी है रिलायंस ओटीटी। पर दोस्तों हमने बोला तेरे को बनाने की जरूरत नहीं पड़ेगी अगर तू 3 कंडीशन मीट कर ले। सबसे पहला, तू खुद एक सब्सिडरी है किसी और कंपनी की। हाँ सर, तू रिलायंस इंडस्ट्रीज की होल्डी या पार्टली ओन सब्सिडरी है। और जितने भी बाकी मेंबर्स है ना, उन लोगों से तू उनको राइटिंग में तूने इंटीमेट कर दिया, एंड दे डू नॉट ऑब्जेक्ट टू द कंपनी नॉट प्रेजेंटिंग सीएफएस। मतलब तुमने अपने सारे शेयर होल्डर को बोल दिया कि हजरात हजरात हजरात, तुम्हारी कंपनी रिलायंस जियो कंसोलिडेटेड फाइनेंशियल स्टेटमेंट नहीं बनाने वाली, तुमको कोई ऑब्जेक्शन है तो हमको बता दो, और किसी को ऑब्जेक्ट नहीं करना चाहिए। दूसरा सर, आपकी जो सिक्योरिटीज है दे आर नॉट लिस्टेड और इन द प्रोसेस ऑफ लिस्टिंग। और तीसरा, जो भी आपकी अल्टीमेट होल्डिंग कंपनी है, सर इस केस में अल्टीमेट होल्डिंग कंपनी कौन है, रिलायंस इंडस्ट्री, वो खुद सीएफएस बनाती है इन डेज के हिसाब से और उसको आरओसी के पास फाइल करती है। द अल्टीमेट होल्डिंग कंपनी प्रिपेयर सीएफएस एज पर इन डेज एंड फाइल्स इट विद द आरओसी। तब जाके आपको क्या नहीं बनाना पड़ेगा, सीएफएस। सर एक बार मेरे साथ याद करो ना, सब नहीं बनाओगे, 3 कंडीशन मीट होते हैं। पहले तो तुम किसी के सब्सिडरी हो और तुमने अपने मेंबर्स का अप्रूवल ले लिया कि भाई मैं सीएफएस नहीं बनाऊंगा, तेरे को चलता ना। दूसरा, आपकी सिक्योरिटीज लिस्टेड नहीं है। और तीसरा सर, जो अल्टीमेट होल्डिंग कंपनी है ना, उसने सीएफएस बना के आरओसी को फाइल कर दिया, तो उस केस में राजा आपको सीएफएस बनाने की जरूरत नहीं है। अरे समझे क्या? यस सर, ये क्या हो गया, ये आप लोगों की सीएफएस का पॉइंट हो गया। अब आगे बढ़ते हैं दोस्तों, मेरी बात ध्यान से सुनते जाना। सर आपको कंप्लाई करना होता है अकाउंटिंग स्टैंडर्ड का। कभी कभी आप अकाउंटिंग स्टैंडर्ड से डिविएट कर जाते हो, जैसे कि अगर फॉर एग्जांपल अकाउंटिंग स्टैंडर्ड में लिख दिया कि भैया डेप्रिसिएशन तो एसएलएम मेथड से होगा, और आपने डिविएट करके लिख दिया, बोल दिया नहीं हम तो डब्ल्यूडीवी मेथड फॉलो करेंगे। तो अगर इस तरह का डिविएशन हो गया ना, तो आपको सबसे पहले बताना है डिविएशन हुआ है, फिर बताना रीजंस क्यों हमने डिविएट किया है, और तीसरा फाइनेंशियल इफेक्ट बताना। फाइनेंशियल इफेक्ट मतलब क्या, अगर एसएलएम से डेप्रिसिएशन डालते तो 10 करोड़ का आता, डब्ल्यूडीवी से डाला तो 8 करोड़ का आया, तो 2 करोड़ का इंपैक्ट है। ये तीनों चीजें आपको बताना पड़ेगा। पहले तो डिविएशन हुआ, दूसरा क्यों हुआ, और तीसरा फाइनेंशियल इफेक्ट क्या होने वाला है। अब सर मेरे को बताओ, फाइनेंशियल स्टेटमेंट के लिए रेस्पॉन्सिबल कौन है?
हु इज रिस्पॉन्सिबल? सर वही लोग, आपके एमडी, डब्ल्यूटीडी इंचार्ज ऑफ फाइनेंस, सीएफओ, और उसके अलावा एनी अदर पर्सन कंसर्न। पर अगर इनमें से कोई भी नहीं है ना, तो आपके सारे के सारे बोर्ड ऑफ डायरेक्टर रिस्पॉन्सिबल हो जाएंगे, सारे के सारे डायरेक्टर्स रिस्पॉन्सिबल हो जाएंगे। और क्या लगेगा उनको? सर देखो, फाइन में तो चिंदी 50,000 से 5 लाख लगेगा, पर साथ साथ में आपको जेल भी लग सकता है, 1 साल तक का, 1 साल तक का जेल लग सकता है। क्योंकि भैया बुक्स ऑफ अकाउंट्स नहीं बनाया, वो तेरी प्रॉब्लम है, तो जेल नहीं भेजेंगे। पर अगर फाइनेंशियल स्टेटमेंट नहीं बनाया, वो शेयर होल्डर की प्रॉब्लम है, तेरे को जेल भेज देंगे। सर ये दोनों अमेंडमेंट, ये दोनों पेनल्टी बहुत इंपॉर्टेंट है। एक किसका हो गया? एक जेल भेजेंगे बोलते हैं, और एक क्या हो गया? फाइन का हो गया। अरे तुमको मेरी बात समझ में आई क्या राजा? हाँ, डिड यू अंडरस्टैंड? ओके, चलो सर, आगे बढ़ते हैं, मेरी बात ध्यान से सुनना राजा। आगे बढ़ते हैं, मेरी बात एकदम ध्यान से सुनना सर। सेक्शन 129 ए क्या कहता है? 129 ए बात करता है पीरियोडिकल फाइनेंशियल स्टेटमेंट के बारे में। सर पीरियोडिकल फाइनेंशियल स्टेटमेंट के बारे में क्या कहता है? मेरी बात एकदम ध्यान से सुनना सर। आपको पता है कि लिस्टेड कंपनीज जो है क्वार्टरली क्वार्टरली लिमिटेड रिव्यू करवाते हैं। क्या करवाते हैं? क्वार्टरली लिमिटेड रिव्यू करवाते हैं। पर आपके अनलिस्टेड कंपनी के लिए ऐसा कुछ नहीं है। आपके अनलिस्टेड कंपनी के लिए ऐसा कुछ नहीं है। तो इसलिए हमने अनलिस्टेड कंपनी के लिए एक प्रोविजन बना के रखा है कि अगर सेंट्रल गवर्नमेंट चाहे तो वो अनलिस्टेड कंपनीज को बोल सकता है कि ओए कंपनीज, तुम भी क्या करो, पीरियोडिकल फाइनेंशियल रिजल्ट्स बनाओ। और कौन से पीरियड का बनाओगे वो हम तुमको प्रिस्क्राइब करके बताएंगे। तुमने जो पीरियोडिकल फाइनेंशियल रिजल्ट्स बनाया, उसको मैंने सबसे पहले बोर्ड से अप्रूव करवाओ। बोर्ड से अप्रूवल के बाद उसका ऑडिट करवाओ या लिमिटेड रिव्यू करवाओ, जो भी हम बोलेंगे। और उसके बाद उसके वो क्वार्टर खत्म होने के 30 दिन के अंदर आरओसी के पास फाइल करो। ऐसा हमने प्रोविजन बना के रखा है। हमने अभी तक प्रेस्क्राइब किया नहीं है सर। हमने क्या बोला? अगर कोई अनलिस्टेड कंपनी है, उसको हम बोल सकते हैं क्या करने के लिए कि भैया तुम पीरियोडिकल फाइनेंशियल रिजल्ट्स बनाओ। बनाओगे कितने पीरियड का बनाओगे? वीकली, क्वार्टरली, मंथली, वो हम बताएंगे। जब भी बनाओगे, जब वो पीरियड खत्म हो जाए, फिर बोर्ड से रिव्यू करवाना, उसका ऑडिट करवाना या लिमिटेड रिव्यू करवाना। सर दोनों में फर्क होता है। ऑडिट मतलब घुस घुस के निकाल रहे हो आप गंद, और लिमिटेड रिव्यू मतलब ऊपर ऊपर से देख रहे हो। और उसके बाद आप क्या कर देना, 30 डेज के अंदर आरओसी के पास फाइल कर देना। सर 30 डेज कब से? जब से वो पीरियड खत्म होगा। मान लो अगर क्वार्टरली है तो अप्रैल मई जून, तो जून खत्म हुआ, उसके 30 जुलाई तक आपको फाइल करना पड़ेगा। पर इन्होंने अभी तक कुछ भी प्रेस्क्राइब नहीं किया है सर। ये आपका पीरियोडिकल फाइनेंशियल रिजल्ट के बारे में हो गया, जिसमें एक क्वेश्चन आया है आज तक, क्वेश्चन नंबर 21, जो हाल फिलहाल में आया है। पर सर आप समझ गए, बस इतना सा पॉइंट था। अब आगे बढ़ते हैं। सेक्शन 130 और 131 दोनों बहुत इंपॉर्टेंट है, ध्यान से सुनना सर। सेक्शन 130 क्या कहते हैं? सेक्शन 130 क्या कहते हैं? मेरी बात एकदम ध्यान से सुनना प्लीज सर। सेक्शन 130 और 131 में फर्क क्या आपको समझना पड़ेगा थोड़ा सा। सर 130 क्या कहता है? 130 कहता है कि भैया बाहर वाले आ करके मेरा बुक्स को रीओपन करवा सकते हैं और मेरे फाइनेंशियल स्टेटमेंट को रीकास्ट करवा सकते हैं। मेरे बुक्स ऑफ अकाउंट्स को रीओपन करवा सकते हैं और मेरे फाइनेंशियल स्टेटमेंट को रीकास्ट करवा सकते हैं। ये बोलता है 130 कि बाहर वाले आकर के मेरी बैंड बजा सकते हैं। पर 131 बोलता है कि कंपनी खुद अपना फाइनेंशियल स्टेटमेंट या बोर्ड रिपोर्ट को जो है क्या करवा सकता है? रिवाइज करवा सकता है। तो ये वॉलंटरी रिविजन की बात करता है। पर ये वाला जो है, ये बाहर वाले आके बैंड बजा रहे हैं। सर बाहर वाले आके कैसे बैंड बजा रहे हैं? मेरी बात ध्यान से सुनते जाना। सर क्या लिखा है? अ कंपनी शैल नॉट रीओपन इट्स बुक ऑफ अकाउंट एंड नॉट रिकास्ट अनलेस क्या हुआ? एन एप्लीकेशन इज मेड टू कोर्ट और ट्राइब्यूनल इन दिस रिगार्ड बाय सिस्को। किसको? सिस्को क्या है सर? सेंट्रल गवर्नमेंट, इनकम टैक्स अथॉरिटी, सेबी, अदर स्टैट्यूटरी अथॉरिटी और एनी अदर कंसर्न पर्सन। ये लोग क्या कर रहे हैं? कोर्ट या ट्राइब्यूनल को एप्लीकेशन दे रहे हैं। कोर्ट या ट्राइब्यूनल को एप्लीकेशन देके क्या बोल रहे हैं कि भैया सुनो, जिस कंपनी की हम बात कर रहे हैं ना, या तो उसके अकाउंट जो है वो फ्रॉडलेंटली बने हैं, या फिर द अफेयर्स ऑफ द कंपनी वर मिसमैनेज्ड। क्या कहा? किसी बंदे ने जाके ट्राइब्यूनल को कहा, ट्राइब्यूनल सुनो, जो ये नीरव मोदी की कंपनी है ना, उसके अकाउंट्स फ्रॉडलेंटली बने हैं, या फिर कंपनी के जो अफेयर्स है वो मिसमैनेज हुए हैं। और अगर कोर्ट इस बात से सेटिस्फाइड हो गया, या अगर ट्राइब्यूनल इस बात से सेटिस्फाइड हो गया कि हाँ तुम सही बोल रहे हो, तो वो ऑर्डर देगा कि इस कंपनी के बुक्स रीओपन किए जाएंगे और फाइनेंशियल स्टेटमेंट रीकास्ट किया जाएगा। सर रीओपन द बुक्स मतलब क्या? तुम बुक्स ऑफ अकाउंट्स वापस से खोलो और फाइनेंशियल स्टेटमेंट वापस से रीकास्ट करो, मतलब वापस से बनाओ। तो ये ऑर्डर दे सकता है। लेकिन सर कोर्ट या ट्राइब्यूनल ऐसा ऑर्डर देने के पहले क्या करेगा? वो नोटिस देगा सेंट्रल गवर्नमेंट, इनकम टैक्स अथॉरिटी, सेबी वगैरह को कि भैया तुम्हारे कोई 5 सेंट है, 1 सेंट है, 2 सेंट है, तुम्हारा कोई ज्ञान है तो हमको दे दो कि भैया तू बता ये रिप्रेजेंटेशन का क्या करना है। सर तुम सुन रहे हो क्या? मेरी बात सुनो, इधर देखो सर क्या हो रहा है, इधर देखो राजा।
क्या हो रहा है सर? क्या हो रहा है? क्या पता क्या हो रहा है? इधर देखो सर। ओफो, कहाँ गया भाई? ये रहा। सर सुनो क्या हो रहा है, इधर देखो सर। मैंने क्या कहा दोस्त? सिस्को। सिस्को कौन है? सेंट्रल गवर्नमेंट इनकम टैक्स अथॉरिटी, स्टैट्यूटरी बॉडी। और उसके अलावा आपका सिस्को में देखो ना, कौन कौन आ रहा है? सिस्को, इधर देखो, इधर देखो सर, देखो ना सिस्को। यहाँ पे क्या हो रहा है? सेंट्रल गवर्नमेंट इनकम टैक्स अथॉरिटी, सेबी। और उसके बाद कंसर्न पर्सन और एनी अदर स्टैट्यूटरी बॉडी। ये सब लोग क्या करेंगे सर? इनमें से कोई भी एक जना जाएगा और जाकर के कोर्ट के या ट्राइब्यूनल के कान भरेगा। कान भरेगा और क्या बोलेगा कि भैया मैंने या तो कोई फ्रॉड हो रहा है या फिर कोई मिसमैनेजमेंट हो रहा है। और अगर कोर्ट और ट्राइब्यूनल को लगे हाँ फ्रॉड या मिसमैनेजमेंट हो रहा है, तो कोर्ट या ट्राइब्यूनल क्या बोलेगा? चल मैं इस कंपनी का क्या करता हूं, रीओपन करवाता हूं, रिकास्ट करवाता हूं। पर दोस्तों ये ऑर्डर देने के पहले सर मान लो कौन आया था? सी। आप क्या करोगे? कोर्ट या ट्राइब्यूनल जाएगा इसको के पास और पूछेगा तुम्हारा क्या रिप्रेजेंटेशन है, तुम दे दो। अगर मान लो सी नहीं आई आया होता तो आप जाते बचे हुए सीएससीओ के पास, मतलब बचे हुए लोग के पास जाते और उनका रिप्रेजेंटेशन मंगवा देते, उसके बाद ही ऑर्डर देते। सर ये ऑर्डर के बाद क्या होगा? आपका बुक्स रीओपन होगा, फाइनेंशियल स्टेटमेंट रिकास्ट होगा। पर मेरी बात सुनना, एक बार जब आपने रीओपन करके रिकास्ट कर दिया ना, इट शैल बी फाइनल, मतलब दोबारा आप उस पर वापस से चेंजेस नहीं होंगे। सर आप मेरे को कितने साल का रीओपनिंग और रिकास्ट कर सकते हो? नेचुरल सी बात है सर, 8 साल का। जितने साल का बुक्स मेंटेन किया है उतने ही साल का रीओपनिंग हो सकता है। पर अगर आपका इन्वेस्टिगेशन हुआ था और सेंट्रल गवर्नमेंट ने लंबे समय के लिए रखने बोला है, तो फिर आप लंबे समय का भी रीओपनिंग और रिकास्टिंग कर सकते हो, कोई प्रॉब्लम नहीं है। अरे तुमको मेरी बात समझ में आई क्या? कितने साल का सर? 8 साल का रीओपनिंग और रिकास्टिंग कर सकते हो। ये 130 था, जहां बाहर वाले मेरी बैंड बजा रहे हैं, मैं बस बैठे बैठे देख रहा हूं। बाहर वाले के पास जाके मेरी बैंड बजा रहे हैं। सर इसमें कोर्ट भी इन्वॉल्व है और ट्राइब्यूनल भी इन्वॉल्व है। पर दोस्तों अब मेरी बात सुनना ध्यान से। सर आप मेरी बात सुनना, मैंने क्या कहा? अब आता है वॉलंटरी रिवीजन, जहां मेरे को खुद को लगा, मेरे को खुद को मतलब मेरी कंपनी को, कि भैया मेरे जो फाइनेंशियल स्टेटमेंट है या जो मेरा बोर्ड रिपोर्ट है उसमें कोई गलती है, सुधार लेता हूं। तो सर खुद से नहीं सुधारने बैठ जाना, आपको भी जाना पड़ेगा वापस किसके पास? ट्राइब्यूनल के पास। तो यहां पे सर इफ इट अपीयर्स टू द बोर्ड दैट फाइनेंशियल स्टेटमेंट इज नॉट एज पर 129 और बोर्ड रिपोर्ट इज नॉट एज पर 134, फाइनेंशियल स्टेटमेंट 129 के हिसाब से नहीं है, बोर्ड रिपोर्ट 134 के हिसाब से नहीं है, तो उस केस में क्या करेगा? वो रिवाइज्ड फाइनेंशियल स्टेटमेंट और बोर्ड रिपोर्ट बनाएगा। सर मेरी बात ध्यान से सुनना, रिवाइज्ड फाइनेंशियल स्टेटमेंट और बोर्ड रिपोर्ट पर कैसे? सर आप सिर्फ पिछले 3 साल का रिवीजन कर सकते हो। 3 साल से ज्यादा रिवीजन नहीं कर सकते, मैक्सिमम 3 साल का रिवीजन कर सकते हो आफ्टर ऑब्टेनिंग अप्रूवल ऑफ द ट्राइब्यूनल। ट्राइब्यूनल का अप्रूवल लोगे, मतलब आप जाओगे ट्राइब्यूनल के पास, बोलोगे सर मेरा जो फाइनेंशियल स्टेटमेंट है या बोर्ड रिपोर्ट जो है वो कंप्लायंस में नहीं बना है। अगर वो अप्रूवल दे दे तो आप क्या कर सकते हो? आप रिवीजन कर सकते हो पिछले 3 साल का। लेकिन सर मेरे को एक बात बताओ, आप एप्लीकेशन दोगे कैसे? आपको जो ये एप्लीकेशन देना है, ये एप्लीकेशन दोगे कैसे? सर ये एप्लीकेशन दोगे आप ट्राइब्यूनल को इन द फॉर्म NCLT 1 विद इन 15 days ऑफ द बोर्ड डिसीजन, and a copy of the order passed by the tribunal shall be filed with the ROC within 30 days। सर सुनते जाओ, ये आप लोगों के लिए नया है, नया उन बच्चों के लिए है जिन्होंने जिन्होंने मेरी बात सुनो, ये आप लोगों के न्यू स्कीम में नया है। मेरी बात ध्यान से सुन लो सर, क्या लिखा हुआ है कि राजा आप जब ट्राइब्यूनल के पास जाओगे ना, कब जाओगे? पहले बोर्ड डिसाइड करेगा कि हमको फाइनेंशियल स्टेटमेंट या बोर्ड रिपोर्ट चेंज करना है। उसके 14 दिन के अंदर आप क्या जाओगे? NCLT 1 फॉर्म लेके ट्राइब्यूनल के पास, और एक बार उसका ऑर्डर आ जाए ना कि हाँ हाँ चेंज कर ले, उसके 30 days के अंदर ROC को बोल देना, ओए देख ले ऑर्डर आ गया, तब जाके हम क्या कर रहे हैं? चेंजेस कर रहे हैं। अब सर उसके बाद आगे क्या लिखा है पढ़ो। सर जैसे ही आप ट्राइब्यूनल के पास जाओगे ना, ट्राइब्यूनल अकेले डिसाइड नहीं करेगा, ट्राइब्यूनल 2 लोगों को नोटिस भेजेगा, 2 लोगों को रिप्रेजेंटेशन मंगवाएगा, एक तो सेंट्रल गवर्नमेंट का और एक इनकम टैक्स अथॉरिटी का। बोलेगा तुम्हारा क्या कहना है इस पे, अलाउ कर दे इनको, अलाउ कर दें इनको फाइनेंशियल स्टेटमेंट का रिवीजन। अगर ये दोनों अपना रिप्रेजेंटेशन देना चाहे तो वो दे देंगे। अब दोस्तों मेरी बात ध्यान से सुनना, ये जो भी आप फाइनेंशियल स्टेटमेंट और बोर्ड रिपोर्ट रिवाइज कर रहे हो ना, इट शिल नॉट बी प्रिपेयर्ड और फाइल्ड मोर देन वंस इन अ फाइनेंशियल ईयर। साल में एक बार से ज्यादा आप रिवाइज नहीं कर सकते। सर साल में एक बार से ज्यादा आप रिवाइज नहीं कर सकते, ध्यान से सुनना। इस पे आपको एक MCQ दिखेगा राजा, इस पे आपको एक MCQ दिखेगा। अब मेरी बात सुनो सर, रिवीजन के लिए प्रोसेस क्या है? अगर आपने अपना फाइनेंशियल स्टेटमेंट बदल दिया, फर्ज करो सर ये मेरा फाइनेंशियल स्टेटमेंट है और मैंने क्या किया, इस फाइनेंशियल स्टेटमेंट को मैंने कौन से साल का, 2020-25 का फाइनेंशियल स्टेटमेंट मैंने चेंज कर दिया। अब इसका प्रोसेस क्या होगा? सबसे पहले सुनना सर,
आप पहले तो एप्लीकेशन दो एनसीएलटी को, बोल भाई मेरे को ना ये साल का फाइनेंशियल स्टेटमेंट चेंज करना है। तो वो बोलेगा क्या करना है पूरा डिटेल में तो बता। तो सर आप बताना फाइनेंशियल ईयर जिसका चेंज करना है, आप ये बताना कौन एमडी सीएफओ सीएस डायरेक्टर था जो उस फाइनेंशियल स्टेटमेंट के लिए रिस्पॉन्सिबल था। उसके बाद बताना ऑडिटर कौन था भैया उस साल का, जरा बताना। फिर बताना बोर्ड रेजोल्यूशन जहां पे डिसाइड हुआ इसको चेंज करना है, ग्राउंड्स क्यों चेंज करना है, और उसके अलावा बताओ कि भैया डिस्क्लोज फैक्ट इफ मेजॉरिटी ऑफ द डायरेक्टर्स हैव चेंज्ड इमीडिएटली। क्या हाल फिलहाल में तुम्हारे डायरेक्टर्स बदले हैं? क्या ऐसा हुआ है बहुत सारे डायरेक्टर्स चेंज हो गए? ये सारी चीजें आपको बतानी पड़ेगी जब आप ट्राइब्यूनल के पास गए कि ट्राइब्यूनल मैं इसको चेंज करना चाहता हूं, फाइनेंशियल ईयर 24-25 है, और बहुत सारी डिटेल्स आपने दिए। अब उसके बाद क्या होगा सर, कंपनी टू एडवर्टाइज सच एप्लीकेशन एटलीस्ट 14 डेज बिफोर द डेट ऑफ हियरिंग। सर जब आप एप्लीकेशन दोगे ना, तो एप्लीकेशन के बाद आपको ट्राइब्यूनल एक हियरिंग का डेट देगा। उस डेट के कम से कम 14 दिन पहले आप क्या करोगे, एडवर्टाइजमेंट शुरू करोगे कि हमने ट्राइब्यूनल को अप्लाई किया है ये चेंज करने के लिए। उसके बाद क्या होगा सर, ट्राइब्यूनल जो है वो नोटिस इशू करेगा टू द ऑडिटर ऑफ ओरिजिनल फाइनेंशियल स्टेटमेंट। वो बोलेगा क्यों भाई, क्या काम कर रहा था तू, क्यों एरर आया है, और एक ऑडिटर को नोटिस जाएगा। उसके बाद सर वो ऑर्डर पास करेगा जो भी उसको ठीक लगे। अगर उसने ऑर्डर पास किया कि जाओ जी अपनी जिंदगी फाइनेंशियल स्टेटमेंट चेंज कर ले, तो क्या होगा सर, आपको बुलाना पड़ेगा एक जनरल मीटिंग। और जनरल मीटिंग का जो नोटिस है वो आप दो दो न्यूज़पेपर में पब्लिश करोगे कि हजरात हजरात हजरात, हम बुला रहे हैं जनरल मीटिंग जहां पे हम शेयर होल्डर से हमारा रिवाइज फाइनेंशियल स्टेटमेंट अप्रूव करवाने वाले हैं। इन द जनरल मीटिंग रिवाइज फाइनेंशियल स्टेटमेंट और स्टेटमेंट ऑफ डायरेक्टर्स एंड ऑडिटर्स विल बी पुट अप फॉर कंसिडरेशन। एक बार अप्रूव हो जाए तो उसको आरओसी के पास भेज देना 30 दिन के अंदर। समझ गए? समझ गए? बहुत आसान है सर, इधर देखो, बहुत आसान है, इधर देखो क्या स्टेप है, ध्यान से सुनते जाओ, बस इतना सा टाइमलाइन है। सर सबसे पहले बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स ने डिसाइड किया कि हमको फाइनेंशियल स्टेटमेंट या रिपोर्ट चेंज करना है, तो मैक्सिमम पिछले 3 साल का रिवीजन कर सकते हो, उससे ज्यादा नहीं। तो उसके लिए आपको ट्राइब्यूनल का अप्रूवल चाहिए, तो उसके 14 डेज के अंदर आप किसके लिए पास चले जाओगे, ट्राइब्यूनल के पास चले जाओगे इन द फॉर्म एनसीएलटी 1। अब सर जब आप ट्राइब्यूनल को अप्लाई करोगे, ट्राइब्यूनल आपको एक आगे चल के हियरिंग का डेट देगा। उस हियरिंग के डेट के कम से कम 14 डेज पहले आपको क्या करना पड़ेगा, आपको एडवर्टाइजमेंट देना पड़ेगा न्यूज़पेपर में कि हमने ना ट्रिब्यूनल को अप्लाई कर रखा है। अगर किसी को भी कोई तकलीफ है जाके ट्रिब्यूनल से बात कर लो। अब उसके बाद क्या होगा सर, ट्राइब्यूनल सबका हियरिंग लेगा और फिर ऑर्डर पास करेगा। ऑर्डर में मान लो उसने कह दिया चल भैया फाइनेंशियल स्टेटमेंट चेंज कर ले या बोर्ड रिपोर्ट चेंज कर ले, तो अब आप क्या करोगे सर, अब आप जनरल मीटिंग बुलाओगे, और जनरल मीटिंग के लिए आप नोटिस दोगे ना, तो आप नोटिस दो दो न्यूज़पेपर में पब्लिश करोगे। और उसके बाद जनरल मीटिंग में इसको पुट अप फॉर कंसिडरेशन रखोगे, और एक बार ये अप्रूव हो जाए तो उसके 30 डेज के अंदर आरओसी को बता देना। समझे क्या सर? हाँ सर, अगर आपको ये चार्ट समझ आया तो इतने, इसके लिए एक लाइक तो बनता है भैया, एक छोटा सा लाइक तो बनता है। भगवान है भगवान, जो भी बच्चा इस वीडियो को लाइक करेगा उसको मेरे तरफ से एक एक नंबर सारे सब्जेक्ट में दे देना भगवान प्लीज, ये मेरी मेरे दिल से दुआ है। सर समझे क्या? आगे बढ़े। चलो चलो सर आगे बढ़ते हैं, मेरी बात सुनो, ध्यान से सुनो सर, मेरी बात सुनो। क्या कहा मैंने? मैंने ये कहा कि भगवान, वो तो ठीक है, वो तो हो गया, आप आगे बढ़ते हैं दोस्तों, मेरी बात ध्यान से सुनना। सर ऐसा है क्या, फाइनेंशियल स्टेटमेंट खोला है तो एक काम कर, पूरा चेंज कर डाल, पूरा अंदर का खोद के बदल डाल। नहीं सर, जब आप एनसीएलटी के पास गए थे ना, तो आपने बोला था कि साहब मुझसे ये गलती हुई है, तो जितनी तुम्हारी एरर थी उतना करेक्ट करो, और उससे नेसेसरी जो कॉन्सिक्वेंशियल करेक्शन है उतना करो, ज्यादा करेक्शन करने की जरूरत नहीं है। सर अगर आपका फाइनेंशियल स्टेटमेंट जो है वो बन चुका है, बच चुका है, तो जितना करेक्शन करना है वो करना, और उससे कॉन्सिक्वेंशियल चेंजेस जो है बस उतना करना, उससे ज्यादा कोई चेंजेस करने की आपको जरूरत नहीं है। अब सर उसके बाद मेरी बात सुनो, बस पॉइंट इतना सा ही है, इंपॉर्टेंट पॉइंट। सर एक इंपॉर्टेंट पॉइंट ये पढ़ लो, ए लिमिटेड ने अप्लाई किया ट्रिब्यूनल को, बोला फाइनेंशियल स्टेटमेंट रिवाइज करना है दिसंबर 2022 में, वो एप्लीकेशन अप्रूव हो गया। अब वो कहता है मार्च 23 में कि बोर्ड रिपोर्ट रिवाइज करना है। मेरे को बताओ सही है क्या? सर एक साल का 2023 22 23 वो गया यहाँ पे दिसंबर 2022 में और बोला मेरे को फाइनेंशियल स्टेटमेंट रिवाइज करना है।
फिर गया वापस से मार्च 2023 में और कहता है मेरे को बोर्ड रिपोर्ट रिवाइज करना है, क्या आप रिवाइज कर सकते हो? द आंसर इज यस। आप एक साल में एक बार एक रिपोर्ट को रिवाइज कर सकते हो, आप एक साल में एक फाइनेंशियल स्टेटमेंट और एक बोर्ड रिवाइज कर सकते हो। तो यहां पे सर फाइनेंशियल स्टेटमेंट रिवाइज हुआ था, तो अब आप बोर्ड रिपोर्ट को रिवाइज कर सकते हो उसी साल में, कोई प्रॉब्लम नहीं है। पर यही अगर इसी साल में वापस से मार्च में आप बोलते मेरे को फाइनेंशियल स्टेटमेंट का रिवीजन करना है, लॉ बोलेगा नहीं चलेगा। समझे? चलो सर आगे बढ़ते हैं, मेरी बात ध्यान से सुनना। अब सर उसके बाद आ जाते हैं आपके सबसे फेवरेट सेक्शन में, एनएफआरए वगैरह हम करेंगे। सर ये रिवीजन जो है अपना दो क्लास में जाएगा, मैं एक क्लास में इसको जबरदस्ती मर्ज नहीं करना चाहता, ये अपना दो क्लास में जाएगा क्योंकि 134 135 जो है वो बहुत बड़ा है। अभी मैं क्या करवाऊंगा आपको, मेरी बात सुनो, 132 एनएफआरए और 135 सीएसआर छोड़ के बाकी सारा रिवीजन करवा दूंगा। कल मैं आपको एनएफआरए और सीएसआर करके साथ में थोड़े से क्वेश्चंस भी करवा दूंगा अगर टाइम बचेगा तो, ठीक है? चलो सर मेरी बात सुनो, अभी हम लोग क्या करने वाले 132 के बाद होल्ड आ जाते हैं 133 में सीधा। 132 और 135 में कल की क्लास में आपको पूरा रिवाइज करवाऊंगा। सर आ जाते हैं 133 में। सर 133 किस बारे में बात करता है राजा? व्हाट इज 133? क्योंकि 134 भी बहुत बड़ा है ना, दिमाग में घुस जाए बड़ी बात है भाई। सर आ जाओ 133 में। सर 133 बहुत बेसिक है, बात करते हैं अकाउंटिंग स्टैंडर्ड के बारे में। ओ राजा, अकाउंटिंग स्टैंडर्ड के बारे में 133 क्या बात करता है कि जो आपका अकाउंटिंग स्टैंडर्ड है, प्लीज मेरी बात ध्यान से सुनना, अकाउंटिंग स्टैंडर्ड कौन बनाएगा? सर अकाउंटिंग स्टैंडर्ड शेल बी नोटिफाइड बाय द सेंट्रल गवर्नमेंट एज रिकमेंडेड बाय आईसीएआई इन कंसल्टेशन विद एनएफआरए। कौन बनाएगा? आईसीआई एनएफआरए से कंसल्ट करेगा और उसके बाद अकाउंटिंग स्टैंडर्ड बनवाएगा। पर जब तक एनएफआरए नहीं बन जाता, इन्होंने बोला एक नेशनल एडवाइजरी कमिटी और अकाउंटिंग स्टैंडर्ड बनाएंगे और उसका रिकमेंडेशन लेकर के अकाउंटिंग स्टैंडर्ड बनाएंगे। पर सर अब तो ये रेलेवेंट नहीं है क्योंकि अब एनएफआरए जो है वो पावर में आ गया है, तो नाकास नेशनल एडवाइजरी कमिटी फॉर अकाउंटिंग स्टैंडर्ड की बहुत ज्यादा अब रेलेवेंस नहीं है। तो इस तरीके से आपका 133 जो है ना, वो आपके पूरे के पूरे अकाउंटिंग स्टैंडर्ड को क्या करता है? जन्म देता है। अब उसके बाद मेरी बात ध्यान से सुनो, 134 दोस्तों, 134 क्या कहता है? 134 बात करता है फाइनेंशियल स्टेटमेंट के बारे में और बोर्ड रिपोर्ट के बारे में। देखो सर कितने सारे क्वेश्चंस आ रखे हैं इस पे, अब मैं जहां पे फोकस करवाऊंगा ना उसी पे मेजरली फोकस करना। सर सबसे पहले मेरे को ये बताओ, फाइनेंशियल स्टेटमेंट और बोर्ड रिपोर्ट के अगर बारे में बात करूं मैं, तो फाइनेंशियल स्टेटमेंट को साइन कौन करता है और आपके बोर्ड रिपोर्ट को साइन कौन करता है? बताना जरा। फाइनेंशियल स्टेटमेंट को साइन कौन करता है और बोर्ड रिपोर्ट को साइन कौन करता है? सर आप फाइनेंशियल स्टेटमेंट की अगर बात करोगे, देन द फाइनेंशियल स्टेटमेंट इज अप्रूव्ड बाय द बोर्ड एंड साइंड बाय कौन कौन? चेयरपर्सन ऑफ द कंपनी इफ सो ऑथराइज्ड बाय द बोर्ड, और एल्स दो डायरेक्टर जिसमें से एक एमडी होगा, एंड सीईओ सीएफओ एंड सीएस, ये सारे लोग साइन करते हैं। मतलब एक चेयरपर्सन हो गया, चेयरपर्सन ना करे तो दो डायरेक्टर्स करे जिसमें से एक एमडी होगा, और उसके साथ सीईओ, उसके साथ सीएफओ, उसके साथ सीएस, मतलब बहुत लोग साइन करते हैं सर बिफोर इट इज सेंट टू द ऑडिटर फॉर हिज रिपोर्ट। ऑडिटर के रिपोर्ट के पहले ये सारे लोग साइन करते हैं। अब सर ओपीसी के केस में तो सिर्फ एक ही डायरेक्टर साइन करेगा तो भी चल जाएगा। सर मैं आपको बता रहा हूं जितने क्वेश्चंस आए ना इसी पे आए हैं, साइन कौन करेगा? ठीक है, तो सर चेयरपर्सन, चेयरपर्सन नहीं है तो दो डायरेक्टर जिसमें से एक मैनेजिंग डायरेक्टर होगा, सीईओ सीएफओ और सीएस, और उसके अलावा कौन? और उसके अलावा अगर 1% कंपनी है तो सिर्फ एक डायरेक्टर साइन करेगा। ये तब जब आप फाइनेंशियल स्टेटमेंट की बात करो, पर आगे एकदम चैप्टर के आखिरी में आ जाओ और अगर आप देखो कि बोर्ड रिपोर्ट को कौन साइन करेगा, तो सर देखो साइन बोर्ड रिपोर्ट को कौन साइन करता है? पॉइंट नंबर 6, सर बोर्ड रिपोर्ट को साइन करता है चेयरमैन इफ सो ऑथराइज और एल्स दो डायरेक्टर, या तो चेयरपर्सन या दो डायरेक्टर जिसमें से एक एमडी होगा। सर सीईओ सीएफओ सीएस का बोर्ड रिपोर्ट में कोई भी रोल नहीं है, बोर्ड रिपोर्ट में सिर्फ और सिर्फ बोर्ड ऑफ डायरेक्टर का रोल है। तो अगर चेयरपर्सन ऑथराइज है तो तू कर ले, नहीं तो दो डायरेक्टर कर लेंगे जिसमें से एक एमडी होगा। सर अगर एक कंपनी में एक ही डायरेक्टर है तो उस केस में वो एक ही डायरेक्टर साइन करेगा तो काम चल जाएगा, जैसे 1% कंपनी के केस में होता है। सर आपको मेरी बात समझ में आई क्या? सर ये क्या हो गया, बोर्ड रिपोर्ट और फाइनेंशियल स्टेटमेंट साइन कौन करेगा। पर सेक्शन नंबर 70, सेक्शन नंबर 134 जो है बात किसकी करता है? सर ये बात करता है मेजरली बोर्ड रिपोर्ट के बारे में। सर आप जो बोर्ड रिपोर्ट बनाते हो उसमें आप क्या चीजें इंक्लूड करते हो? सर अगर आप देखोगे तो बोर्ड रिपोर्ट में ये सारी चीजें इंक्लूड होती है। सर क्या ये हमको याद करना है? नहीं। क्या हमको रीड करना है? एक बार रीड कर लेते हैं राजा। बोर्ड रिपोर्ट में देखो तो जरा क्या क्या आता है। सर सेक्शन 92 में जो आपने एनुअल रिटर्न बनाया उसको वेबसाइट में प्लेस करोगे, उस एनुअल रिटर्न का लिंक दे देना।
उसके बाद सर कितने बोर्ड मीटिंग्स किए साल में? सर आप, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, आप अपना डायरेक्टर रिस्पॉन्सिबिलिटी स्टेटमेंट दो कि आपके डायरेक्टर्स की क्या रिस्पॉन्सिबिलिटी है। उसके बाद डिटेल्स ऑफ फ्रॉड, आपने 143(2) में जो रिपोर्ट किया है, जो सीजी को रिपोर्ट नहीं किया है, पर सीजी को रिपोर्ट करने के अलावा जो फ्रॉड थे वो आपको यहां पे बताना पड़ेगा। सर सुनो, 143(12) में अगर 1 करोड़ या उससे ज्यादा का फ्रॉड है तो सीजी के पास जाओगे, पर 1 करोड़ से कम का फ्रॉड है ना, सिर्फ और सिर्फ उसको बोर्ड रिपोर्ट में डालोगे, वो यहां पे लिखा हुआ है। अब दोस्तों उसके बाद देखो, अगर इंडिपेंडेंट डायरेक्टर ने सेक्शन 149(6) में डिक्लेरेशन दिया है, वो डाल देना। क्या होता है, छोड़ दो सर, वो बस इंडिपेंडेंट डायरेक्टर बोलता है मैं इंडिपेंडेंट हूं। उसके अलावा सर आप देखो, इंपॉर्टेंट क्या है, मेरी बात सुनो सर। यहां पे देखो, अमाउंट प्रपोज टू बी कैरिड टू एनी रिजर्व, आप कोई भी पैसा रिजर्व में ट्रांसफर करने वाले हो, यहां पे बताओ कितना पैसा करने वाले हो। रिकमेंडेड अमाउंट ऑफ डिविडेंड, कितना डिविडेंड दे रहे हो। उसके बाद बताओ पॉलिसीज ऑफ डायरेक्टर्स अपॉइंटमेंट एंड रेम्युनरेशन, आपके जो डायरेक्टर है उनकी तनख्वाह कितनी होगी, उसमें जो पॉलिसीज बनाए वो बता दो। और सर लास्ट में देखो, अगर आप एक लिस्टेड कंपनी हो या कोई भी और पब्लिक कंपनी है जिसका पेड अप शेयर कैपिटल 25 करोड़ या उससे ज्यादा है, तो उस केस में राजा क्या होगा, स्टेटमेंट इंडिकेटिंग द मैनर इन विच फॉर्मल एनुअल इवैल्यूएशन ऑफ बोर्ड परफॉर्मेंस इज डन। मतलब सर आपके कंपनी में बोर्ड के परफॉर्मेंस का इवैल्यूएशन कैसा होता है वो आपको बताना पड़ेगा। अगर आप क्या हो, लिस्टेड कंपनी या ऐसी कंपनी जिसका पेड अप शेयर कैपिटल 25 करोड़ या उससे ज्यादा है, एंड सच अदर मैटर्स एज मे बी प्रिस्क्राइब्ड। सर इसमें ना समझाने का, याद करने का कुछ ज्यादा है नहीं, पॉइंट बस इतना सा है कि अभी बस आप ये समझो कि बहुत सारी चीजें बोर्ड रिपोर्ट में आती है जिसमें फोकस आपका एक चीज पे होना चाहिए, और वो है आपका डायरेक्टर रिस्पॉन्सिबिलिटी स्टेटमेंट। सर मेरे को बताओ डायरेक्टर रिस्पॉन्सिबिलिटी स्टेटमेंट क्या है और क्या कहता है ये डीआरएस, क्या कहता है सर ये दोनों रिव्यूज। डीआरएस, सर डीआरएस क्या कहता है, मेरी बात ध्यान से सुनना सर। इन्होंने ये कहा कि मान लो सर आपको अगर कोई पॉलिसी डिस्क्लोज करनी है बोर्ड रिपोर्ट में, इधर देखो, आपको बोर्ड रिपोर्ट में कोई पॉलिसी डिस्क्लोज करनी है, पर वो पॉलिसी ऑलरेडी आपने अपने वेबसाइट में डाल दिया है, ऑलरेडी आपने अपने वेबसाइट में डाल दिया है, तो पूरी पॉलिसी वापस डालने की जरूरत नहीं है, वेबसाइट का लिंक भी डाल दोगे ना, आपका काम हो जाएगा। वापस पूरा बोर्ड रिपोर्ट में पॉलिसी छापने की कोई जरूरत नहीं है। उसके बाद दोस्तों मेरी बात सुनना ध्यान से, सर ये बहुत इंपॉर्टेंट है कि डायरेक्टर्स रिस्पॉन्सिबिलिटी स्टेटमेंट में क्या क्या चीजें आएगी। सर ये 6 पॉइंट आपको याद करने पड़ेंगे, ये आपके एग्जाम में आपको दिखेगा कि सर बोर्ड रिपोर्ट में एक सेक्शन आता है डीआरएस। डीआरएस में क्या आता है सर, डीआरएस में 6 चीजें आती है। सबसे पहला दोस्तों, आपने जो अपना एनुअल अकाउंट्स बनाया है, क्या उसके हिसाब, क्या अकाउंटिंग स्टैंडर्ड के हिसाब से बनाया है, और अगर उसमें कोई मटेरियल डिपार्चर्स है, मतलब कोई डिविएशन है, तो उसके बारे में आपको बोर्ड रिपोर्ट में बताना पड़ेगा। अगर आपका कोई भी मटेरियल डिविएशन है तो वो बताना पड़ेगा। दूसरा सर, क्या आपने अकाउंटिंग पॉलिसीज को अडेप्ट किए हैं, जो आपने सिलेक्ट किया है, क्या आपने उसको कंसिस्टेंटली अप्लाई किया है, एंड वेदर द जजमेंट एंड एस्टिमेट्स आर रीजनेबल एंड प्रूडेंट। जो भी आपने जजमेंट्स एंड एस्टिमेट लिया है, सर देखो आपने क्या लिया, अकाउंटिंग पॉलिसीज। सर अकाउंटिंग पॉलिसीज में जब भी आप अकाउंटिंग पॉलिसीज लगाते हो तो दो चीजें हमेशा याद रखना, एक तो कंसिस्टेंट होना चाहिए, और अकाउंटिंग पॉलिसीज के लिए ना हमेशा एस्टिमेशन लेना पड़ता है, कुछ जजमेंट्स लेने पड़ते हैं, वो जो जजमेंट्स आपने लिए हैं वो प्रूडेंट है और वो क्या है, रीजनेबल है। ये दोनों बातें आपको बतानी पड़ेगी व्हेन इट कम्स टू द अकाउंटिंग पॉलिसी। पहला वाला अकाउंटिंग स्टैंडर्ड की बात करता है, दूसरा वाला अकाउंटिंग पॉलिसी की बात करता है। तीसरा वाला सर, आपने क्या प्रॉपर एंड सफिशिएंट केयर लिया है, कौन से 3 बातों का, पहला कि भैया हमारा जो अकाउंटिंग रिकॉर्ड्स है वो एडिक्वेटली मेंटेन्ड है, दूसरा फॉर सेफगार्डिंग ऑफ द एसेट्स, हमारे सारे एसेट्स जो है सेफगार्डेड है, और तीसरा फ्रॉड प्रिवेंट करने के लिए क्या आपने ये तीनों के लिए सफिशिएंट केयर लिया है। सर किस चीज के लिए, पहला तो आपके अकाउंटिंग रिकॉर्ड्स के लिए, दूसरा आपके एसेट्स के लिए, तीसरा आपके फ्रॉड को प्रिवेंट करने के लिए आपने सफिशिएंट केयर किया है क्या। सर ये हो गया केयर, एएसएपी केयर, एएसएपी केयर। उसके बाद सर, डायरेक्टर एज प्रिपेयर्ड देयर एनुअल अकाउंट ऑन गोइंग कंसर्न बेसिस, आपके बुक्स गोइंग कंसर्न बेसिस पे बने हैं, ये हो गया आपका गोइंग कंसर्न बेसिस। उसके बाद दोस्तों, अगर आपकी कंपनी जो है वो एक लिस्टेड कंपनी है, तो ये बताओ कि आपकी जो इंटरनल फाइनेंशियल कंट्रोल है क्या वो एडिक्वेट है, क्या वो ऑपरेटिंग इफेक्टिवली है। जो भी इंटरनल फाइनेंशियल कंट्रोल है, वेदर इट इज एडिक्वेट एंड ऑपरेटिंग इफेक्टिवली। एंड लास्ट सर, आपके जो भी सिस्टम्स है वो सारे के सारे सिस्टम्स किस चीज के लिए, लॉ के कंप्लायंस के लिए, वो सिस्टम्स जो है वो एडिक्वेट है कि नहीं और ऑपरेटिंग इफेक्टिवली है कि नहीं। सर अब क्या होता है ना, एक कंपनी को बहुत सारे लॉस लगते हैं, सिस्टम बैठाना पड़ेगा टू इंश्योर दैट द लॉज हैव बीन कंप्लाइड विद केयरफुली। तो सर ये जो सिस्टम है, क्या ये एडिक्वेट है और ऑपरेटिंग इफेक्टिवली है, इस पे भी आपको कमेंट देना पड़ेगा। सर ये क्या हो गया, लॉ से रिलेटेड सिस्टम हो गया। सर ये 6 चीजें क्या है पता है, इसका शॉर्टकट देखो, एएसएपी केयर करोगे तो गोइंग कंसर्न जो है वो कंट्रोल हो जाएगा, और वो भी लीगली,
मतलब सर एक कंपनी का गोइंग कंसर्न स्टेक पे, गोइंग कंसर्न मतलब आप डूबने वाली है कंपनी, तो अगर आप एएसएपी मतलब एज सुन एज पॉसिबल अगर ध्यान करोगे ना, तो आपका गोइंग कंसर्न कंट्रोल हो सकता है, वो भी लीगली। सर एएस अकाउंटिंग स्टैंडर्ड और उस पर कोई मटेरियल डिपार्चर, एपी अकाउंटिंग पॉलिसीज और उसमें जो भी जजमेंट्स यूज किए वो प्रूडेंट है। केयर, केयर मतलब आप ये देख लो आपके रिकॉर्ड्स प्रॉपर्ली मेंटेन्ड है क्या, आपके जो असेट्स है वो सेफगार्डेड है क्या, और आपके कहीं फ्रॉड तो प्रिवेंट हो रहे हैं ना सारे के सारे। और गोइंग कंसर्न बेसिस में आपने एनुअल अकाउंट्स बनाया है। और कंट्रोल, आपका जो इंटरनल फाइनेंशियल कंट्रोल है वो एडिक्वेट एंड ऑपरेटिंग इफेक्टिवली है, और लीगली आपका लीगली यानी कि लॉ से रिलेटेड जो भी सिस्टम है वो एडिक्वेट एंड ऑपरेटिंग इफेक्टिवली है। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, ये आप अपने डायरेक्टर रिस्पॉन्सिबिलिटी स्टेटमेंट में लिखते हो। अरे मैं तुमको समझे क्या ये 6 पॉइंट? हाँ बोलो सर, यस और नो। अब सर मेरी बात ध्यान से सुनना, उसके बाद मैंने आपको बता दिया बोर्ड रिपोर्ट साइन कौन करेगा। और फिर सुनो सर, अगर आपने एक सेक्शन में डिफॉल्ट किया तो कंपनी के 3 लाख रुपए और ऑफिसर इन डिफॉल्ट को 50,000 रुपए की पेनल्टी लगेगी। कंपनी को 3 लाख रुपए और ऑफिसर इन डिफॉल्ट को 50,000 रुपए की पेनल्टी लगेगी, ये फिक्स्ड है। अरे तुमको मेरी बात समझ में आई क्या? डिड यू अंडरस्टैंड और डिड यू नॉट अंडरस्टैंड? बोलो हाँ कि नहीं सर। पक्का? सर कुछ और रूल्स में भी दिया हुआ है, मैटर्स टू बी इंक्लूडेड इन बोर्ड रिपोर्ट। इतना सिर्फ पढ़ने की जरूरत नहीं है, जो क्लास में हमने नोट्स लिखे हैं ना उससे भी पढ़ लोगे तो आपका काम हो जाएगा। 135 जैसे मैंने कहा जिसमें इतने सारे क्वेश्चंस हैं, इसका पूरा डिटेल रिवीजन करेंगे हम लोग अगले क्लास में, जिसमें बहुत सारे रूल्स भी कवर होंगे। अब आगे आ जाओ सर मेरे साथ 136 में और 137 में। बहुत सिंपल है, कोई रॉकेट साइंस है ही नहीं। 136 और 137 तो बहुत सिंपल है। क्या कहता है सर? 136 कहता है कि भाइयों सुनना, 136 क्या कहता है कि भैया जो भी तुमने फाइनेंशियल स्टेटमेंट बनाया, कैश फ्लो स्टेटमेंट बनाया, उसमें जो भी ऑडिटर का रिपोर्ट आया और जितने भी अटैच डॉक्यूमेंट्स हैं, ये सब आपको भेजने पड़ेंगे आपके मेंबर को, आपके डिबेंचर होल्डर के ट्रस्टी को, और बाकी हर एक एंटाइटल्ड पर्सन को, सबको भेजना पड़ेगा। सर पहले बताओ क्या क्या भेजोगे? पहले बताओ सर क्या क्या भेजोगे? फाइनेंशियल स्टेटमेंट, कैश फ्लो स्टेटमेंट, ऑडिटर्स रिपोर्ट एंड एवरी अदर डॉक्यूमेंट। किसको भेजोगे? मेंबर्स को, ट्रस्टी और डिबेंचर होल्डर को, और एनी अदर एंटाइटल्ड पर्सन को। ये सबको भेजना पड़ेगा। कब भेजोगे सर? मीटिंग के कम से कम 21 डेज पहले। सर आपको पता है 21 दिन, 21 क्लियर डेज पहले नोटिस जाता है, पर यहाँ पे 21 क्लियर डेज नहीं लिखा है, यहाँ पे इन्होंने लिखा है मीटिंग के 21 डेज पहले आपको क्या करना पड़ेगा, ये सारी चीजें। अरे हो कि नहीं तुम चैट पे? हाँ हाँ। अरविंद कह रहे हैं सर हम लोगों को भी दिखा दो। अरे तुमने कोई तो क्लास लेके कोई तो नोट्स बनाई होगी, मेरी नहीं ली तो अरविंद। हाँ सर कितने लोग एक्टिव है चैट पे? हाय 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 मारो, हाय हाय। हाय लगाओ मत, हाय मारो नालायको। हाय सर पक्का, ठीक है चलो गुड। ऑल राइट। सर मेरी बात सुनो, 136 क्या कहता है? भैया जितने भी तूने फाइनेंशियल स्टेटमेंट, सीएफएस रिपोर्ट्स वगैरह इतनी मेहनत से बनाए, सारे शेयर होल्डर को तो भेजेगा। और डिबेंचर होल्डर के मामले में सबको तो नहीं भेज सकता, उनके ट्रस्टी को तो भेजेगा। इन सबको भेज देना मीटिंग के कम से कम 21 डेज पहले। पर सर प्रॉब्लम क्या है, मेरी बात ध्यान से सुनना। सर क्या 21 डेज से शॉर्टर पीरियड में भेज सकता हूं? सर याद करो, जैसे एक सवाल था कि शॉर्टर पीरियड में मीटिंग का नोटिस भेज सकते हो क्या, वैसे ही आप कम समय के पहले आप अपना ये फाइनेंशियल स्टेटमेंट वगैरह भी भेज सकते हो, प्रोवाइडेड इट इज अग्रीड बाय मेंबर्स। कितने मेंबर से डिपेंड करता है। अगर आपकी कंपनी हैविंग शेयर कैपिटल है तो उस केस में मेजॉरिटी नंबर हैविंग 95% ऑफ पेड अप शेयर कैपिटल, जिसको मैं कहता हूं डुअल मेजॉरिटी। ये एक ऐसा मेजॉरिटी है जिसमें नंबर ऑफ मेंबर्स भी मेजॉरिटी चाहिए और 95% ऑफ पेड अप शेयर कैपिटल भी चाहिए। मतलब सर समझो, अगर एक कंपनी है जिसमें 150 मेंबर्स है और 100 करोड़ का उनका पेड अप शेयर कैपिटल है, आपको चाहिए कि कम से कम 76 मेंबर्स अप्रूव करें जिनके पास 95 करोड़ का पेड अप शेयर कैपिटल होगा। मान लो सर अगर ये 150 मेंबर्स में से मान लो ऐसे 10 मेंबर है जिनके पास 95 करोड़ का पेड अप शेयर कैपिटल है, अगर ये 10 मेंबर अप्रूव कर देंगे ना तो काम नहीं चलेगा। हमको कम से कम 76 मेंबर्स चाहिए, मतलब नंबर्स में मेजॉरिटी और पेड अप शेयर कैपिटल में 95%, तब जाके डुअल मेजॉरिटी होगा और तब जाके आपका अग्रीड माना जाएगा। पर अगर कंपनी नॉट हैविंग शेयर कैपिटल है तो सिर्फ 95% ऑफ टोटल वोटिंग पावर देखेंगे।
अगर कंपनी नॉट हैविंग शेयर कैपिटल है तो सर 95% ऑफ टोटल वोटिंग पावर देखेंगे। ये लोग अगर अग्री कर जाए, सर ये लोग अगर अग्री कर जाए तो आप जो है 21 डेज से कम समय के पहले भी आप फाइनेंशियल स्टेटमेंट वगैरह आगे भेज सकते हो। दोस्तों मेरी बात ध्यान से सुनना, ये सेम पॉइंट आपने कहां पढ़ा था पता है, कि एजीएम और ईजीएम का नोटिस जाता है। पर एजीएम और ईजीएम का अगर आप 21 डेज से कम का नोटिस देना चाहते हो तो एजीएम के लिए अलग कंडीशन था और ये दोनों ईजीएम के लिए था। तो जो ईजीएम वाला था ये दोनों यहां पे सेम है। अब दोस्तों मेरी बात सुनो, जो लिस्टेड कंपनी होते हैं, लिस्टेड कंपनी के केस में सबको भेजना पॉसिबल नहीं होता है। तो हमने क्या बोला, लिस्टेड कंपनी के केस में पूरा पूरा फाइनेंशियल स्टेटमेंट भेजने की जरूरत नहीं है। लिस्टेड कंपनी के केस में आप क्या कर लो, दो चीजें कर लो। सबसे पहला, ये जो फाइनेंशियल स्टेटमेंट सीएफएस वगैरह है ना, ये आप ओपन फॉर इंस्पेक्शन कर दो एट द रजिस्टर्ड ऑफिस एटलीस्ट 21 डेज बिफोर द मीटिंग। मीटिंग के कम से कम 21 डेज पहले आप क्या कर दो, इसको ओपन फॉर इंस्पेक्शन कर दो, पहली चीज। दूसरी चीज सर, जो भी आपके सैलिएंट फीचर्स है, जो भी आपके सैलिएंट फीचर्स हैं आपके फाइनेंशियल स्टेटमेंट के, वो सैलिएंट फीचर्स जो है आप एओसी 3 में बनाओ और उसको 21 दिन पहले भेज दो। अनलेस द शेयर होल्डर आस्क फॉर फुल फाइनेंशियल स्टेटमेंट, सर अगर ये मेरा फुल फाइनेंशियल स्टेटमेंट इतना मोटा है ना, मैं सबको नहीं भेज सकता। तो मैं सबको अगर नहीं भेज सकता तो मैं क्या करूंगा, इसके सिर्फ सैलिएंट फीचर्स बनाऊंगा जो इतने से पेज में हो जाएंगे, और ये सैलिएंट फीचर जो है ये मैं सबको भेज दूंगा। अरे तुमको मेरी बात समझ में आई क्या? अरे डिड यू अंडरस्टैंड और डिड यू नॉट अंडरस्टैंड? सैलिएंट फीचर्स विल बी सेंड टू ऑल द शेयर होल्डर्स, समझे? ओके। मतलब आप इंस्पेक्शन के लिए फुल ओपन कर दो और बाकी साइलेंट फीचर्स भेज दो। सर अभी आप इसको भेजोगे कैसे, इसका मोड क्या होगा, याद रखना सर, मोड जनरली इलेक्ट्रॉनिक मोड होगा। पर अगर मान लो ईमेल आईडीज है ही नहीं लोगों के, आपके पास ईमेल भेजने का सिस्टम भी नहीं है, तो आप फिजिकली भेज दो, पर अदरवाइज आपको इलेक्ट्रॉनिकली मोड भेजना अलाउड है। अब सर उसके बाद एक और बर्डन डाला आप पे कि भैया जो लिस्टेड कंपनी है ना, वो अपना फाइनेंशियल स्टेटमेंट और सीएफएस सारा वेबसाइट पे भी रखेगी। कहां पे रखेगी, वेबसाइट पे भी डालना, मतलब मेंबर्स को भी भेजो और साथ साथ में वेबसाइट पे भी रख दो। अरे समझे क्या? यस सर। उसके आगे क्या लिखा है, लिस्टेड कंपनी जिसके सब्सिडरी है वो अपना सेपरेट ऑडिटेड अकाउंट्स बनाएगी ईच सब्सिडरी का अपने वेबसाइट में। सर ये कितनी बड़ी बात लिखी है, जैसे रिलायंस इंडस्ट्री एक लिस्टेड कंपनी है, सर इसके 360 सब्सिडरी कंपनी है ना, हर एक सब्सिडरी का सेपरेट ऑडिटेड फाइनेंशियल स्टेटमेंट आपको अपने वेबसाइट में अपलोड करना पड़ेगा। तो आज अगर कोई जाके रिलायंस जियो का फाइनेंशियल स्टेटमेंट देखना चाहे तो वो वेबसाइट पे जाके देख सकता है, क्योंकि लॉ में लिखा हुआ है। क्योंकि लॉ में क्या है, लॉ में लिखा हुआ है। अब दोस्तों उसके बाद मेरी बात ध्यान से सुनना सर, प्लीज मेरी बात सुनो। सर ऐसा हो सकता है ना कि रिलायंस जियो की कोई तो भी फॉरेन सब्सिडरी है, कि भैया रिलायंस थाईलैंड लिमिटेड, रिलायंस थाईलैंड एलएलसी, सर ऐसा हो सकता है बाहर भी कोई फॉरेन कंपनी है, उसका क्या? अब सर जब उनकी फॉरेन कंपनी इंडिया के बाहर है तो सवाल ये उठता है कि वहां की कंपनी क्या वहां के लॉ के हिसाब से सीएफएस बनाता है? सीएफएस यानी कि कंसोलिडेटेड फाइनेंशियल स्टेटमेंट बनाता है? अगर हाँ तो तू वो सीएफएस यहां अपलोड कर दे। और अगर वो सीएफएस नहीं बनाता है तो तू उसका अनऑडिटेड भी यहां अपलोड करेगा ना, अनऑडिटेड फाइनेंशियल स्टेटमेंट, तो भी चल जाएगा, कोई प्रॉब्लम नहीं है। सर अगर वहां के लॉ के हिसाब से सीएफएस बनाते हो तो सीएफएस अपलोड करवा दो, वहां के लॉ के हिसाब से ऑडिट नहीं होता है तो ऑडिट, अगर ऑडिट नहीं होता है तो वहां के हिसाब से, अगर ऑडिट नहीं होता है तो अनऑडिटेड अपलोड करवा दो, पर अपलोड करवा दो। सर पर क्यों बोल रहे हैं अनऑडिटेड अपलोड कर दो? क्योंकि इसके पिछले वाले पेज में लास्ट लाइन में हमने बोला था कि हर एक सब्सिडरी का सेपरेट ऑडिटेड फाइनेंशियल स्टेटमेंट अपलोड करो, हर एक सब्सिडरी का सेपरेट ऑडिटेड। पर भाई मेरी कंपनी इंडिया के बाहर है, वहां ऑडिट नहीं लगता है, हाँ तो कोई बात नहीं, रो मत, अनऑडिटेड कर दे। पर सर मैंने बोला मैं जो अपना फाइनेंशियल स्टेटमेंट अपलोड करूंगा ना वो रशियन होगी, चलेगा क्या? आरुषि बोले हाँ हाँ चलेगा चलेगा। अरे मैंने बोला लैंग्वेज रशियन होगा, रशिया की लैंग्वेज होगी, चलेगा क्या? मैं, उसने बोला हाँ ठीक है चला लेंगे, कोई बात नहीं। बोले नहीं नहीं, रशियन लैंग्वेज होगा तो नहीं चलेंगे, रशियन लैंग्वेज होगा ना तो हमको कन्वर्ट करवा के दो इंग्लिश में, हमको कन्वर्ट करवा के दो इंग्लिश में। क्या कहा सर यहाँ पे, द फाइनेंशियल स्टेटमेंट इज इन एनी अदर लैंग्वेज देन ट्रांसलेटेड कॉपी इंग्लिश में करके उसको वेबसाइट पे डालो। सर अभी तक इतनी क्या बात चल रही है, सर अभी तक क्या बात चल रही है? अभी तक फाइनेंशियल स्टेटमेंट में, अब फाइनेंशियल स्टेटमेंट को वेबसाइट पे अपलोड करने की बात चल रही है, और खास करके अभी फॉरेन सब्सिडरी की बात चल रही है, ठीक है? उसके बाद सर अगर कोई मेंबर्स चाहे तो वो इंस्पेक्ट कर सकते हैं बिजनेस आवर्स के दौरान। और सुनो, और अगर आपने डिफॉल्ट किया तो आप कंपनी को लगेगा 25,000 रुपए और ऑफिसर इन डिफॉल्ट को लगेगा 5,000 रुपए का पेनल्टी। क्या डिफॉल्ट किया? मेंबर को भेजने में, इंस्पेक्शन करवाने में अगर तूने डिफॉल्ट किया तो पेनल्टी लगेगा। अरे समझे क्या आप? समझे क्या आप? आगे बढ़े। सर मेरी आपसे रिक्वेस्ट है,
आज के और आगे के रिवीजन के लिए एक इंपॉर्टेंट अनाउंसमेंट है, ध्यान से सुनना। पर आगे के रिवीजन के लिए एक रिक्वेस्ट है राजा, कि आप लोग जब भी आओ तो पूरा अटेंड करके ही जाओ। या जब भी बाद में रिकॉर्डेड प्ले कर रहे हो, आधा आधा मत देखो, पूरा एंड तक करके ही जाओ, ठीक है। नोट्स कहाँ है? मिली नहीं है। नीचे डिस्क्रिप्शन में सबसे पहला लिंक है, उससे आपको नोट्स आ जाएंगे राजा। प्लीज मेरी बात सुनो, आगे बढ़ते हैं। सर टेक्निकली आपका आज के रिवीजन में लास्ट दो इंपॉर्टेंट सेक्शन 137 और फिर 138। सर 137 क्या कहता है? बहुत सिंपल है भैया, तूने फाइनेंशियल स्टेटमेंट या सीएफएस बनाया है ना, सुन ले ओए, इसको तेरे को आरओसी को भी देना पड़ेगा। कब देगा सर? मेरी बात सुनो। सर जब आपने इसको एजीएम में रिव्यू करवा लिया, उसके कितने दिन के अंदर आरओसी को दोगे, मेरे को बता सकते हो? सर जब आपने एजीएम में रिव्यू करवा लिया, उसके कितने दिन के अंदर आरओसी को दोगे? सर 30 डेज के अंदर दोगे आप आरओसी को। पर सर अगर एजीएम हुआ था, पर एजीएम में अगर इन्होंने अडॉप्ट करने से मना कर दिया, बोले नहीं नहीं ये गलत है, हम नहीं एक्सेप्ट करेंगे, किसने मना कर दिया? शेयर होल्डर ने। तो क्या करोगे सर? अगर अडॉप्ट करने से मना कर दिया ना, तो उस समय आप 30 डेज के अंदर प्रोविजनल फाइलिंग कर दो, और उसके बाद वापस से जब फाइनल अप्रूव हो जाए ना, तो अप्रूव होने के बाद 30 डेज के अंदर वापस से फाइनल वाला वर्जन आरओसी को दे देना। सर इस पे बार बार क्वेश्चन बनाता है। आपका अगर एजीएम हुआ था और एजीएम में अगर फाइनेंशियल स्टेटमेंट अडॉप्ट नहीं हुआ, तो आप प्रोविजनल फाइनेंशियल स्टेटमेंट उस समय फाइल करना पड़ेगा आरओसी को। और जब एक बार फाइनली अडॉप्ट हो जाए, तो उसके बाद वापस 30 डेज के अंदर आपको फाइनल फाइल करना पड़ेगा। और मान लो सर अगर मैंने इसी बहाने एजीएम हेल्ड ही नहीं किया, तो भैया तो जो तेरा ड्यू डेट है ना, एजीएम का लास्ट ड्यू डेट, उसके 30 डेज के अंदर तेरे को आरओसी को फाइल करना पड़ेगा। और साथ साथ में इस बार तो रीजन भी बताना पड़ेगा कि मेरा एजीएम क्यों नहीं हुआ, मेरा एजीएम क्यों नहीं हुआ। और सर अगर मैं बात करूं 1% कंपनी के बारे में, तो इसका एजीएम का चक्कर नहीं है। साल खत्म होगा ना, उसके 180 दिन के अंदर आरओसी के पास फाइल कर देना। सर आप ये चार्ट देख सकते हो, चार्ट में चारों स्प्लिट है। अगर आपका एजीएम प्रॉपर्ली हो गया है तो 30 डेज के अंदर, अगर एजीएम में अडॉप्ट नहीं हुआ तो प्रोविजनल फाइल करते 30 डेज के अंदर, फाइनल जब अप्रूव होगा उसके बाद वापस 30 डेज के अंदर कर देना। एजीएम हुआ ही नहीं तो लास्ट ड्यू डेट के 30 डेज के अंदर कर दे और रीजन बता दे। और ओपीसी के केस में 180 डेज फ्रॉम द क्लोजर। अरे समझे क्या सर? फाइलिंग तो कर देंगे, पर कौन से फॉर्म में? ये देखो राजा, फॉर्म इन्होंने बोला कि फाइनेंशियल स्टेटमेंट के लिए लगेगा एओसी 4 और सीएफएस के लिए लगेगा एओसी 4 सीएफएस। पहले ये दोनों याद करो सर, फाइनेंशियल स्टेटमेंट के लिए लगेगा एओसी 4 और सीएफएस के लिए लगेगा एओसी 4 सीएफएस। पर सर अगर आप एक एनबीएफसी हो जो क्या कंप्लाई करता है? इंडेस कंप्लाई करता है। एनबीएफसी जो इंडेस कंप्लाई करता है, तो उसके लिए हमने बोला एओसी 4 एनबीएफसी इंडेस, एओसी 4 सीएफएस एनबीएफसी इंडेस। मतलब तुम्हारे फॉर्म के आगे नाम लग जाएगा एनबीएफसी इंडेस, और आपको इस फॉर्मेट में क्या करना पड़ेगा? भरना पड़ेगा। आपको अपना फाइलिंग करना पड़ेगा आरओसी के पास। सर समझो मेरी बात, अगर आपके पास आपके सब्सिडरीज अगर है, सर अगर आपके पास सब्सिडरीज है जो इंडिया के बाहर इनकॉर्पोरेटेड है, तो उस केस में क्या होगा? इंडिया के बाहर अगर इनकॉर्पोरेटेड है तो फॉरेन सब्सिडरी है, तो फॉरेन सब्सिडरी का अनऑडिटेड फाइनेंशियल स्टेटमेंट भी फाइल करोगे तो चल जाएगा, ऑडिटेड की जरूरत मैंडेटरी नहीं है। अब दोस्तों उसके बाद अगर आपने कंपनी ने फाइनेंशियल स्टेटमेंट आरओसी के पास फाइल नहीं किया, तो क्या होगा सर? पेनल्टी लगेगा, कंपनी को अलग और रिस्पॉन्सिबल पर्सन को अलग। कंपनी को कितना? 10,000 रुपए एक बार का फटका, दिन का 100 रुपए और मैक्सिमम 2 लाख रुपए। पर अगर पर्सन रिस्पॉन्सिबल है उसको 10,000 रुपए, दिन का 100 रुपए, मैक्सिमम सिर्फ 50,000 रुपया। पर सवाल यह है पर्सनल रिस्पॉन्सिबल कौन है सर? सर अगर आप देखोगे तो यहाँ पे एमडी और सीएफओ, होल टाइम डायरेक्टर इन इंचार्ज ऑफ फाइनेंस नहीं है। एमडी और सीएफओ अगर ये दोनों नहीं है, तो जो भी डायरेक्टर को रिस्पॉन्सिबिलिटी दिए थे, पर अगर वो भी नहीं है, तो आपके सारे के सारे डायरेक्टर्स रिस्पॉन्सिबल हो जाएंगे। एमडी सीएफओ नहीं है तो जो डायरेक्टर रिस्पॉन्सिबल था, नहीं है तो सारे के सारे डायरेक्टर्स। अक्सर मेरी बात ध्यान से सुनो, एडिशनल इंफॉर्मेशन से एक क्वेश्चन आता है। कुछ स्पेसिफाइड क्लास ऑफ कंपनीज है जिनको एक्सबीआरएल फॉर्मेट यूज करना पड़ता है, एक्सटेंसिबल बिजनेस लैंग्वेज रिपोर्टिंग। एक्सबीआरएल एक्सटेंसिबल बिजनेस रिपोर्टिंग लैंग्वेज। सर ये जो बिजनेस रिपोर्टिंग लैंग्वेज है, ये फॉर्मेट यूज करना पड़ता है। किसको? याद करो मेरे साथ। पहला तो लिस्टेड कंपनी और उसके इंडियन सब्सिडरी, जितने भी लिस्टेड कंपनी के इंडियन सब्सिडरी है, जिसे रिलायंस को लग रहा है तो रिलायंस जियो को भी लगेगा। दूसरा, हर वो कंपनी जिसका पेड अप शेयर कैपिटल मात्र 5 करोड़ या उससे ज्यादा है, हर वो कंपनी जिसका टर्नओवर मात्र 100 करोड़ या उससे ज्यादा है, और हर वो कंपनी जो इंड एस फॉलो करती है, उनको एक्सबीआरएल लगेगा। पर दोस्तों मेरी बात सुनना, एओसी फॉर एक्सबीआरएल लगेगा। पर अगर आप एक इंश्योरेंस कंपनी हो, एनबीएफसी कंपनी हो, हाउसिंग फाइनेंस कंपनी हो, तो आपको एक्सबीआरएल फॉर्मेट नहीं लगेगा। किसको किसको? एनबीएफसी को, हाउसिंग फाइनेंस कंपनीज को और इंश्योरेंस कंपनी को ये प्रोविजन नहीं लगेगा। अरे समझे क्या तुम मेरी बात? हाँ बोलो ना सर, समझे क्या? सर आई हैव अ रिक्वेस्ट, all these rapid free fast track revision takes a lot of effort.
ठीक है, इतना कंटिन्यूअसली इतने स्पीड पे बोलना, आपके समय की कदर करते हुए इतने स्पेसिफिक टाइम पे आकर के करना हमारे लिए बहुत डिफिकल्ट होता है। बदले में सर ऑल वी आस्क फॉर इज योर अप्रिसिएशन, बिकॉज योर अप्रिसिएशन इज आवर मोटिवेशन। तो अगर आपको ये रिविजन्स पसंद आ रहे हैं तो नीचे कमेंट पे जरूर बताना कि आपको कितना हेल्प कर रहा है। हम कमेंट्स पढ़ते हैं और जब हम कमेंट्स पढ़ते हैं ना, दिल एकदम गदगद हो जाता है कि सर अच्छा लग रहा है। और ये लाइव चैट वाला कमेंट नहीं, नीचे जो प्रॉपर कमेंट है जो रहेगा फॉर एवर, तो वहां पे जरूर बताया करो। बिकॉज सी, वेयर डू वी गेट सो मच ऑफ एनर्जी फ्रॉम? बिकॉज वेन यू कम एंड टेल मी सर क्या मजा आ गया सर, रैपिड रिविजन में पूरा फाड़ू रिविजन हो रहा है, तो अब अगले रिविजन के लिए और मोटिवेशन मिलता है। ठीक है, चलो अब सर आज की बात करें। आज के लास्ट सेक्शन की बात करें सर, लास्ट सेक्शन है सेक्शन नंबर 138 जो कहता है इंटरनल ऑडिट करवाना पड़ेगा। सर इंटरनल ऑडिट जब आए ना तो सवाल है किसको करवाना पड़ेगा, कौन करेगा? सर किसको करवाना पड़ेगा और कौन करेगा, ये दो मेन क्वेश्चन है। और तीसरा क्वेश्चन आता है एम्प्लॉय भी कर सकता है क्या? सबसे पहले सर किसको करवाना पड़ेगा? तीन कंपनी सर, अगर आप लिस्टेड कंपनी हो तो आपको इंटरनल ऑडिट करवाना पड़ेगा। अगर आप लिस्टेड नहीं हो पर अगर आप एक पब्लिक कंपनी हो तो आप करवाओगे, पर आपके लिए चार लिमिट्स है। चारों में से कोई भी एक लिमिट ब्रीच होगा तो आपको करवाना पड़ेगा। कौन से चार लिमिट है सर? पहला सर, आपने अगर कोई डिपॉजिट किया है 25 करोड़ रुपया या उससे ज्यादा का, या फिर अगर आपने पेड अप शेयर कैपिटल में इन्वेस्ट किया है 50 करोड़ या उससे ज्यादा का। तीसरा सर, अगर आपने लोन या बोरोइंग लिया है पब्लिक फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन से 100 करोड़ के ज्यादा का और आपका अगर टर्नओवर है 200 करोड़ या उससे ज्यादा, तो ये चारों भी केस में आपको क्या करना पड़ेगा? चारों में से कोई भी कंडीशन फुलफिल हो, आपको क्या करना पड़ेगा? इंटरनल ऑडिट करवाना पड़ेगा। पर सर अगर आप बात करो प्राइवेट कंपनी की, तो प्राइवेट कंपनी के लिए अगर आप देखोगे तो प्राइवेट कंपनी के लिए सिर्फ दो ही लिमिट है। सर प्राइवेट कंपनी अगर आप देखोगे, अरे यार, प्राइवेट कंपनी के लिए सिर्फ दो ही लिमिट है सर, ये 100 करोड़ और 200 करोड़ का। उसका ये डिपॉजिट और पेड अप शेयर कैपिटल है। अगर 100 करोड़ से ज्यादा का लोन या बोरोइंग है और 200 करोड़ या उससे ज्यादा डिपॉजिट है तो आपका ये टर्नओवर है, तो आपको क्या करवाना पड़ेगा? इंटरनल ऑडिट इन केस ऑफ प्राइवेट कंपनी। पर सर इसको याद कैसे करें? सर मैंने आपको क्लास में समझाया था, याद करो 25 दिन में पैसा डबल वाला स्कीम। सर मैंने अक्षय कुमार मिला, बोला 25 दिन में पैसा डबल कर दूंगा। मैंने बोला अच्छा ये ले 25 करोड़। उसने 25 करोड़ को डबल करके मेरे को दे दिया 50 करोड़। अब ये 50 करोड़ का मैंने अपना खुद का कंपनी में पैसा डाल के पेड अप शेयर कैपिटल ले लिया 50 करोड़ का। सर मैंने 50 करोड़ अपना डाला तो मार्केट से मैं लोन लूंगा, और लोन का डेट इक्विटी का रेशियो क्या रहता है? डेट इक्विटी का रेशियो रहता है 2:1। तो जब मेरी इक्विटी वन है तो डेट लूंगा मैं ट्वाइस। तो मेरा पेड अप शेयर कैपिटल 50 करोड़ है तो मैं लोन लूंगा 100 करोड़ का। और ये मेरा 50 करोड़ और उसका 100 करोड़ मिला के मैंने इतना प्यारा बिजनेस किया कि मेरा टर्नओवर 200 करोड़ का जनरेट हो गया। इससे याद कर लेना, ये चारों कंडीशन आपको याद हो जाएंगे। अब दोस्तों उसके बाद बात करते हैं इंटरनल ऑडिटर कौन बन सकता है। सर इन्होंने कहा कि कोई भी इंडिविजुअल हो या पार्टनरशिप फर्म हो या बॉडी कॉर्पोरेट हो। सर पार्टनरशिप फर्म बहुत इंटरेस्टिंग है क्योंकि पार्टनरशिप फर्म स्टैट्यूटरी ऑडिटर नहीं बन सकती, इंटरनल ऑडिटर बन सकती है, या फिर कोई भी बॉडी कॉर्पोरेट हो वो बन सकता है। सर सीए बन सकता है, सीएमए बन सकता है, पर यहां पे इन्होंने सीएस नहीं लिखा है। सच अदर प्रोफेशनल्स एज मे बी डिसाइडेड बाय द बोर्ड, ये लोग इंटरनल ऑडिट कर सकते हैं। सर क्या एक एम्प्लॉय इंटरनल ऑडिट कर सकता है? जी हाँ सर, एक एम्प्लॉय भी इंटरनल ऑडिट कर सकता है। कोई फर्क नहीं पड़ता वो एम्प्लॉय है कि नहीं है, उससे फर्क नहीं पड़ता, वो इंटरनल ऑडिट कर सकता है। सर ये पूरा का पूरा प्रोविजन हो गया आपके इंटरनल ऑडिट का। उम्मीद है आपको समझ आया होगा। ठीक है, okay, that's it, guys. We'll keep it at this. We'll keep each revisions limited to 1 hour. Tomorrow we will revise. I have a important information for you. Tomorrow onwards, your timing for rapid revision for law is going to change. का टाइमिंग जो है मॉर्निंग 9 AM से लेकर के मॉर्निंग 10 AM तक रहने वाला है। सुबह के 9 बजे से सुबह के 10 बजे तक का आपका रैपिड रिवीजन रहने वाला है। तो दोस्तों सर सुबह हम लोग 9 बजे मिलेंगे आपके 132 और 135 खत्म करके उसके कुछ क्वेश्चन सॉल्व करने के लिए। उसके बाद हम परसों की क्लासेस से आगे बढ़ेंगे। पर दोस्तों ये मेरे तरफ से था आप लोगों के लिए रैपिड रिवीजन। उम्मीद है आपको समझ आया होगा, मजा आया होगा। अगर सही में पसंद आया तो वीडियो को लाइक जरूर कर देना। वापस से बता देता हूं, नोट्स अगर आपको चाहिए तो डिस्क्रिप्शन में लिंक है। मैं पूरी कोशिश करूंगा नोट्स आप तक जल्द से जल्द पहुंचा दूं, पर उसके लिए आपको ऑर्डर भी जल्द से जल्द करना पड़ेगा। ठीक है, चलो गाइस, रोज रहेगा। जी हाँ रोज रहेगा सर रिवीजन, जब तक हमारा पूरा लॉ खत्म नहीं हो जाता। सर आज का डीपीक्यू दे दोगे? आज का डीपीक्यू आपको थोड़ा सा अच्छा वाला देता हूं। सर आज के डीपीक्यू में प्लीज क्वेश्चन नंबर 6 करके आइएगा, क्वेश्चन नंबर 6 करके आइएगा प्लीज। क्वेश्चन नंबर 6 आपका डीपीक्यू रहेगा आज का। ठीक है, बाकी मैं आपसे कल मिलूंगा। Thank you so much for listening to me. Thank you for your time and patience. I will see you in the next video. Until then, take care and may God bless you. I'll see you in the next video. This is your CA Buddy Shubham Singhal signing off. Bye bye.